फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 231.1। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 231.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 231.1। एक महान ग्रैंडमास्टर के रूप में प्रशिक्षित होने तथा अनेक अद्वितीय तकनीकों के साथ वे निश्चित रूप से महान ग्रैंडमास्टरों के बीच कोई कमजोर व्यक्ति नहीं थे। हालांकि इस युग के महान ग्रैंडमास्टर्स की तुलना में ये लाभ उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आखिरकार, क्या हर व्यक्ति जो महान ग्रैंडमास्टर के दायरे तक पहुंच गया है, वह स्वर्ग का पसंदीदा बच्चा नहीं है? क्या वे सभी वर्तमान समय के नायक नहीं हैं? वे मुझ जैसे व्यक्ति से कहीं अधिक मजबूत हैं, जिसे एक व्यवस्था द्वारा ऊपर उठाया गया है। इसके अलावा बौद्ध संप्रदाय, ताओवादी संप्रदाय और दानव संप्रदाय जैसी पारलौकिक शक्तियों के साथ, जिन्हें हजारों वर्षों की गहन विरासत में मिली है, इन महान ग्रैंडमास्टरों के पास निश्चित रूप से किसी भी सर्वोच्च तकनीक और तरीकों की कमी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त इस पीढ़ी के प्रत्येक महान ग्रैंडमास्टर मूलतः 200 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहे हैं। उन्होंने लगभग 200 वर्षों तक लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्रों से निकलकर साधना की है, इसलिए उनका अनुभव निस्संदेह समृद्ध है। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वाभाविक रूप से उनके और उनके बीच का अंतर इतना बड़ा नहीं है। उसे विश्वास है कि वह 2 या 3 महान ग्रैंडमास्टरों को हरा सकता है, लेकिन उसके पास सभी महान ग्रैंडमास्टरों की संयुक्त ताकत को हराने का विश्वास नहीं है। हालांकि अगर वे महान जिया राजवंश के क्षेत्र में होते तो स्थिति पूरी तरह से अलग होती। ग्रेट जिया क्षेत्र के भीतर वह अजेय है। एम्पायर सैंडबॉक्स की विभिन्न क्षमताओं के साथ वह इन महान ग्रैंडमास्टर्स को मार सकता है। आसमान से गिरने वाला उल्कापिंड या गड़गड़ाहट वाली बमबारी उन्हें मार सकती है। जब तक सुप्रीम ग्रैंडमास्टर प्रकट नहीं होता, तब तक वह अजेय होने का दावा करने का साहस करता है। TLN ग्रैंडमास्टर, ग्रेट ग्रैंडमास्टर, सुप्रीम ग्रैंडमास्टर। इसलिए मैं अभी शांत रहना जारी रखूंगा। मेरे पास धीरे धीरे मजबूत होने के लिए बहुत समय है। जिस दर से ग्रेट जिया विकसित हो रहा है, उसे देखते हुए शायद मुझे 2 साल से भी कम समय में सुप्रीम ग्रैंडमास्टर के दायरे में धकेल दिया जा सकता है। लिन बेईफान ने आत्मविश्वास से भरे हुए खुद से कहा। एक दिन बीत गया और याओ याओ लौट आया। वह गुस्से में वापस आए और बोली, मैंने सोचा था कि मैं स्वर्गीय खान की भव्य कब्र को खोजकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगी, लेकिन ये सब नकली निकला। 1 महीने से ज्यादा का समय बर्बाद हुआ। बहुत निराशा हुई। अपनी बात कहने के बाद उसने अपने सामने रखे कुछ फल उठाए और जोर जोर से चबाने लगी। लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। याओ याओ, तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम एक खजाने पर बैठे हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने धन्य हो? तुम्हारा क्या मतलब है? याओ याओ उलझन में था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरा मतलब यह है कि जब तुम्हारे पास आसान विकल्प है तो इतनी दूर क्यों जाना? अगर तुम बिस्तर पर कपड़े उतारकर मुझे अपने वश में कर लो, तो क्या मैं तुम्हें कोई भी रकम देने में संकोच करूंगा? लिन बेईफान ने अपने हाथ फैलाए और मुस्कुराते हुए कहा। हम्फ। याओ याओ ने अपनी आंखें घुमाईं और बात नहीं करना चाहती थी। उस समय लिन बेईफान करीब आए और ईमानदारी से कहा, याओ याओ, धन्यवाद। मुझे किस बात के लिए धन्यवाद? याओ याओ कुछ उलझन में थी। मुझे पहले से ही पता है कि जब हमारी सेना ने ग्रेट लुओ के क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तो उनका सामना ताओवादी संप्रदाय के ग्रैंडमास्टर से हुआ था। अगर आप दानव संप्रदाय के गुरुओं को बचाने के लिए नेतृत्व नहीं करते, तो हमारी सेना वापस नहीं आ पाती। धन्यवाद। तुम्हें धन्यवाद कहना आता है? तो तुम मुझे कैसे चुकाने की योजना बना रही हो? याओ याओ ने अपना छोटा सा सिर उठाया। उसकी आंखें सोने की चमक से चमक रही थीं। लिन बेईफान ने झट से कुछ बैंकनोट निकाले और कहा, ये 10 लाख टेल हैं। कृपया इसे स्वीकार करें। जिन बैंक नोटों को पाने के लिए वह लालायित थी, उन्हें देखकर याओ याओ को सामान्य उत्साह महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय वहां निराशा की हल्की सी भावना थी। जब वह उदास भाव से नोट गिन रही थी, तो उसने कहा, छोटे मूर्ख सम्राट, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने सिर्फ पैसे के लिए तुम्हारी मदद की? एक और झटके के साथ लिन बेईफान ने याओ याओ के हाथों से पैसे वापस ले लिए। फिर याओ याओ ने आश्चर्य से देखा। उसने उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया और बहुत भावुक होकर कहा, मुझे पता था तुमने पैसे के लिए मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैं ये पैसे वापस ले लूंगा। याओ याओ ने दर्द और अनिच्छा से चिल्लाते हुए कहा, मुझे गलत मत समझो। मैंने ये पैसे के लिए किया है। पहले मुझे पैसे वापस दो। दिखावा बंद करो। पैसे के लालची होने का तुम्हारा दिखावा मेरे लिए तुम्हारे सच्चे प्यार को नहीं छिपा सकता। लिन बेईफान ने कहा, जैसे कि वह उसकी असलियत समझ सकता हो। मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ। मैं गंभीर हूँ। मुझे पैसे से बहुत प्यार है। क्या तुम कृपया इसे वापस कर सकते हो? याओ याओ ने विनती की। क्या तुम सच में पैसे वापस लेना चाहते हो? लिन बेईफान ने पूछा। हम याओ याओ ने बार बार सिर हिलाया। आज रात जब चांद विलो की शाखाओं के ऊपर से निकलेगा, तो मेरे कमरे में आ जाना। चलो एक दूसरे के साथ खुले और ईमानदार रहें। तब तक ये सिर्फ पैसे नहीं होंगे, मैं तुम्हें अपना शरीर भी दे दूंगा। लिन बेईफान ने कहा।
याओ याओ क्रोधित हो गई। मूर्ख सम्राट, मेरे साथ बिस्तर पर सोने की आपकी अथक इच्छा आपकी मौत का कारण बनेगी, मैं आपका गला घोंट दूंगी। लिन बेईफान, ओह ओह ओह। उस रात याओ याओ बहुत शर्मीली थी और नहीं आई। लिन बेईफान ने विभिन्न मार्शल आर्ट तकनीकें तैयार की थीं, लेकिन उन्हें प्रदर्शित करने का कोई मौका नहीं मिला, जो बहुत खेदजनक था। अब मई आ चुका है और गर्मी शुरू हो चुकी है। मौसम धीरे धीरे गर्म हो रहा है। ग्रेट जिया में काम के सभी पहलू सुचारू रूप से आगे बढ़ रहे हैं। कृषि के मामले में एशियन ने बंजर भूमि के सुधार को जोरदार तरीके से बढ़ावा दिया है और कई बंजर भूमि पर फसलें बोई गई हैं। अनुकूल मौसम के साथ इस साल भी अच्छी फसल होने की संभावना है। कपड़ा उद्योग में बुनकरों ने कपड़े की अनगिनत किस्में तैयार की हैं, जिनसे दर्जनों गोदाम भरे हुए हैं। आवास निर्माण में कई लाख सीमेंट घर बनाए गए हैं। खनन में, सड़क निर्माण में, संक्षेप में, ग्रेट जिया आंतरिक कलह और बाहरी खतरों से मुक्त है। लोग अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, शांतिपूर्वक और उत्पादक रूप से काम कर रहे हैं। इसलिए सम्राट लिन बेईफान का शासन आसान है। इस समय एक चौंकाने वाली खबर नदियों और झीलों में फैल गई। मनी गैंग का नेता शांगगुआन होंग, जिसका प्रभाव दर्जनों देशों तक फैला हुआ है, अंततः ग्रैंड मास्टर का दर्जा हासिल कर चुका है और दुनिया के कुछ शीर्ष विशेषज्ञों में से एक बन गया है। इस मामले का मूल रूप से लिन बेईफान से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यह इसलिए संबंधित हो जाता है क्योंकि वह भिखारी संप्रदाय के पीछे का मास्टरमाइंड है। महाराज को सूचित करें, हमारे भिखारी संप्रदाय का मनी गैंग के साथ क्षेत्र विवादों को लेकर कई बार टकराव हुआ है। जब पूर्व नेता जीवित थे तो वे कुछ हद तक संयमित थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में मनी गैंग का दुस्साहस बढ़ गया है क्योंकि पूर्व नेता लंबे समय से लापता है। अब जब मनी गैंग्स का नेता शांगगुआन होंग ग्रैंड मास्टर बन गया है तो वह निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र पर अतिक्रमण करने के अपने प्रयासों को तेज कर देगा। हमारे अपने ग्रैंड मास्टर के बिना भिखारी संप्रदाय को क्या करना चाहिए? भिखारी संप्रदाय के कई बुजुर्ग कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। मैं समझ गया, मैं समझ गया। लिन बेईफान ने सिर हिलाया। पूरे भिखारी संप्रदाय के विकास के लिए केवल भीख मांगने पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है। इसके अलावा सामान्य रूप से काम करने के लिए इसके अपने उद्योग भी होने चाहिए। उनकी मुख्य आय व्यापारियों से संरक्षण राशि एकत्र करने और सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखने से होती है। मनी गैंग भी इसी धंधे में है। एक ही सड़क पर सिर्फ एक ही बिजली हो सकती है। अगर आप एक बिजली का भुगतान करते हैं तो आप दूसरी बिजली का भुगतान नहीं कर सकते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए हितों के टकराव के कारण दोनों गुटों के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण हैं। अतीत में जब भिखारी संप्रदाय का नेता जीवित था तब भिखारी संप्रदाय का वर्चस्व था, लेकिन अब भिखारी संप्रदाय के नेता की मृत्यु हो गई है और मनी गैंग्स के नेता ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, तो एक बड़ी समस्या है। इसलिए भिखारी संप्रदाय के बुजुर्ग लिन बेईफान के साथ जवाबी उपायों पर चर्चा करने के लिए दौड़े। क्या आपके पास कोई अच्छी रणनीति है? लिन बेईफान ने पूछा। भिखारी संप्रदाय के बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। एल्डर कियान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, हमारे पास भला कौन सी अच्छी रणनीति हो सकती है? केवल ग्रैंड मास्टर ही मनी गैंग के नेता से निपट सकते हैं, जब तक तलवार एल्डर कार्रवाई नहीं करता। एक अन्य बुजुर्ग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि ऐसा करने से हमारे पूर्व नेता की मृत्यु और भिखारी संप्रदाय और महान जिया के बीच के रिश्ते का पता चल जाएगा। इसे संभालना आसान नहीं है। सचमुच? लिन बेईफान ने फिर सिर हिलाया। भिखारी संप्रदाय लिन बेईफान की आस्तीन का एक इक्का है। यह अपनी जबरदस्त शक्ति का प्रयोग केवल छाया में छुपकर ही कर सकता है। यदि इस महारथी का पर्दाफाश हो जाए तथा अन्य देशों को भिखारी संप्रदाय और उसके बीच के संबंधों के बारे में पता चल जाए तो कई चीजें समस्याग्रस्त हो जाएंगी। चलो ऐसा करते हैं, आप लोग पहले अपनी सेना वापस ले लें और टकराव से बचें। लिन बेईफान ने कहा, आखिरकार हमारा भिखारी संप्रदाय अब पैसा बनाने के लिए इन क्षेत्रों पर निर्भर नहीं है। यदि दूसरा पक्ष अपने प्रयासों को तेज करता है और पीछे हटने से इनकार करता है तो मैं उनसे निपटने का एक तरीका सोचूंगा। हाँ महाराज, भिक्षुक संप्रदाय के बुजुर्गों ने उत्तर दिया, क्योंकि वे अभी भी अपेक्षाकृत निश्चिंत थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके सभी परिवार और करीबी लोग ग्रेट जिया में स्थानांतरित हो गए थे, जहां वे समृद्ध और सुरक्षित जीवन जी रहे थे। भिखारी संप्रदाय के कई शिष्य भी ग्रेट जिया में रहने के लिए चले गए थे। जहां तक भिखारी संप्रदाय का सवाल है, लिन बेईफान द्वारा उपलब्ध कराए गए विकास निधि में कोई समस्या नहीं थी। वापस लौटने के बाद उन्होंने तुरंत लिन बेईफान के निर्देशों का पालन किया, अपने क्षेत्रों को सौंप दिया और मनी गैंग के साथ संघर्ष को टाल दिया। मनी गैंग का प्रभाव तेजी से बढ़ा। तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 273.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL। बिना थके घंटों सेक्स करें और पूरे जीवन को भारी सुख का आनंद दें। जानिए सफेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन।
उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 231.2। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। सी 231.2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 231.2। इस समय एक गहरे पहाड़ी जंगल में साफ पन्ना पानी वाली एक बड़ी झील में, झील के ऊपर शानदार और भव्य हवेलियों की एक श्रृंखला थी। हवेलियों के ऊपर एक विशाल तांबे का सिक्का हवा में लटका हुआ था। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस तांबे के सिक्के के सामने झुकना पड़ता था। यह मनी गैंग का मुख्यालय था, साथ ही यह मनी गैंग के नेता शांतगुआन हॉन का निवास भी था। इस समय शांतगुआन हॉन नीचे से आ रहे संदेशों को देखकर धीरे से बुदबुदाया, क्या भिखारी संप्रदाय ने वास्तव में अपना क्षेत्र छोड़ दिया है और लड़ने का फैसला नहीं किया है? शांतगुआन हॉन के बगल में एक ठंडे चेहरे वाला तलवारबाज खड़ा था, जिसने कहा, नेता, मुझे संदेह है कि भिखारी संप्रदाय के कार्यों में छल है। हमें सावधान रहना चाहिए। ये धोखा हो सकता है, या हो सकता है कि उनके पास कोई अन्य विकल्प न हो। शांतगुआन हॉन खड़े हो गए, झील के साफ पानी को देखते हुए, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए, और कहा, लगभग 1 साल पहले भिखारी संप्रदाय के नेता हॉन के हाई लड़ाई को भड़काने के लिए ग्रेजिया शाही महल में गए और एक लड़ाई के बाद ग्रैंड मास्टर तलवार एल्ड से हार गए। वह भाग गया और तब से गायब है। कुछ ही समय बाद भिखारी संप्रदाय के उपनेता और कई अन्य बुजुर्ग भी गायब हो गए। नदियों और झीलों में फैली अफवाहों से पता चलता है कि हॉन के हाई वास्तव में तलवार के बुजुर्ग द्वारा घायल हो गया था और ठीक होने के लिए छिप गया था। कहा जाता है कि अन्य लापता भिखारी संप्रदाय के बुजुर्ग उसके ठीक होने तक उसकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन लगभग 1 साल हो गया है और वे अभी भी खुद को नहीं दिखा रहे हैं। हॉन के हाई का ठीक होना समझ में आता है, लेकिन अन्य भिखारी संप्रदाय के बुजुर्ग क्यों नहीं दिखाई दिए? क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठंडे चेहरे वाले तलवारबाज ने सिर हिलाया, नेताजी, यह मामला वाकई अजीब है। सारी ताकतें जुटाने के बावजूद हम अभी तक कुछ भी नहीं खोज पाए हैं। भिखारी संप्रदाय के बुजुर्ग चुप हैं, एक भी शब्द बाहर नहीं आया है। वुमिंग, क्या आपको लगता है कि हॉन के हाई मर चुका है? मनी गैंग के नेता ने मुड़कर कहा। TLN, वुमिंग इक्वल्स नामहीन, बिना नाम के। ठंडे चेहरे वाला तलवारबाज चौंक गया, हॉन के हाई मर गया? ऐसा कैसे हो सकता है? वह एक ग्रैंड मास्टर है, दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक। वह कैसे मर सकता है? और उसे कौन मार सकता है? यह मेरा अनुमान है। ग्रैंड मास्टर्स शक्तिशाली तो होते हैं, लेकिन अजेय और अमर नहीं होते। मनी गैंग के नेता ने अपना सिर हिलाया और कहा, देखो, महान जू सम्राट, जो अभी अभी ग्रैंड मास्टर के पास पहुंचा था, मारा गया है न? और वह भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके पास कोई साधना नहीं थी। हान के हाई क्यों नहीं मर सका? इस ठंडे चेहरे वाले तलवारबाज के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि हॉन के हाई मर चुका है। अगर वह मर चुका है तो स्वाभाविक रूप से वह दिखाई नहीं दे सकता। अगर भिखारी संप्रदाय का नेता मर चुका है तो भिखारी संप्रदाय की ताकत बहुत कम हो गई होगी। इसलिए उन्हें ये रहस्य बनाए रखना होगा और नुकसान को कम करने के लिए कुछ भी नहीं कहना होगा। वे केवल अपने अभिमान को निगल सकते हैं, भले ही वे हमारे मनी गैंग से टकराते हों। मनी गैंग के नेता ने अपने हाथ फैलाए, देखो, क्या ये सब एक साथ फिट नहीं होता है? नेताजी, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है, ठंडे चेहरे वाले तलवारबाज ने कहा। बेशक, ये सब सिर्फ मेरी अटकलें हैं, मनी गैंग के नेता ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। वह मरा है या जिंदा, ये जानने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, लेकिन हम इस पर और परीक्षण कर सकते हैं। अगर हम उसे बाहर निकाल देते हैं तो मैं उससे भिड़ सकता हूँ। अगर वह मर गया और बाहर नहीं आया तो हम भिखारी संप्रदाय के सभी इलाकों को निगलने का अवसर ले सकते हैं। नेताजी, आपकी बुद्धि अद्वितीय है, मैं जाकर इसे संभाल लूंगा। वुमिंग विदा लेता है। झुकने के बाद ठंडे चेहरे वाले तलवारबाज ने मनी गैंग के मुख्यालय को छोड़ दिया। कुछ ही समय बाद मनी गैंग ने भिखारी संप्रदाय के विरुद्ध बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया तथा भिखारी संप्रदाय के क्षेत्र को छीनने के लिए हर संभव प्रयास किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भिखारी संप्रदाय के अनुयायियों ने अपना अभिमान त्याग दिया और अपना क्षेत्र छोड़ दिया। मनी गैंग ने अपनी आक्रामकता जारी रखी। भिखारी संप्रदाय के अनुयायी बार बार पीछे हट गए। जैसे ही मनी गैंग आगे बढ़ा, भिखारी संप्रदाय पीछे हट गया। नदियों और झीलों में रहने वाले सभी वर्गों के लोग अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। भिखारी संप्रदाय बहुत कायर है। वे दुनिया में नंबर 1 गिरोह हैं, फिर भी उन्हें धमकाया जा रहा है और वे जवाब भी नहीं देते हैं। क्या वे मनी गैंग के नेता से डरते होंगे? ऐसा नहीं हो सकता है न? भिखारी संप्रदाय का भी एक ग्रैंड मास्टर है, वे कैसे डर सकते हैं? क्या हॉन के हाई की चोट अभी भी ठीक नहीं हुई है, या फिर क्या ये सच है कि हॉन के हाई शांतगुआन हॉन से डरता है? ग्रेजिया में भिखारी संप्रदाय के बुजुर्ग एक बार फिर स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए एकत्र हुए। धर्मी क्रोध से भरे हुए बुजुर्ग कियान ने कहा, महाराज, मनी गैंग बहुत आगे निकल गया है। हमने पहले ही बहुत सारा इलाका छोड़ दिया है, लेकिन उनके लालच की कोई सीमा नहीं है और वे हमें मौत के घाट उतार रहे हैं।
एल्डर लाई भी बहुत क्रोधित थे। महाराज, हम पीछे हटते नहीं रह सकते, अन्यथा हम नदियों और झीलों में हंसी का पात्र बन जाएंगे। एल्डर जो अधिक चिंतित थे, मुझे डर है कि अगर पूर्व नेताओं के मामले उजागर हो गए तो परिणाम बेकाबू हो जाएंगे। अफसोस, हम जिस स्थिति में हैं वह बहुत कठिन है। अंत में सभी ने एक स्वर में कहा, हम आपसे न्याय कायम रखने की प्रार्थना करते हैं। हम सचमुच अब पीछे नहीं हट सकते। लिन बेईफान ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया और खड़े होकर ऊंची आवाज में घोषणा की, अगर वह मरने के लिए इतना उत्सुक है तो मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। तलवारबाज आगे बढ़ा, गुरुजी, मैं ये कार्य करने को तैयार हूं। लिन बेईफान ने संतोष में सिर हिलाया, अच्छा, तुम मेरी जगह जाओगे और शांगगुआन होन को मार डालोगे, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले मुझे पहले तुम्हारा भेष बदलना होगा। भेष? क्यों? तलवार बुजुर्ग उलझन में था। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक आपको भिखारी संप्रदाय के नेता हॉन के हाई के रूप में प्रच्छन्न होना चाहिए। इस तरह जब आप शांगगुआन हॉन को मारते हैं तो न केवल हम अपनी सभी परेशानियों को हल कर सकते हैं, बल्कि हम क्षुद्र और कायल लोगों को भी रोक सकते हैं, और कोई भी फिर से भिखारी संप्रदाय की लालच करने की हिम्मत नहीं करेगा। गुरुजी जो कहते हैं वह बिल्कुल सच है। इसके बाद लिन बेईफान ने व्यक्तिगत रूप से तलवार एल्डर को भेज दिया। यद्यपि यह भेष पुनर्तः सही नहीं था, फिर भी ये 70 से 80% सटीक था, जो कई लोगों को धोखा देने के लिए पर्याप्त था। इस बीच नकल को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए तलवारबाज बुजुर्ग ने 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियों की कुछ चालें भी सीखीं। जब तैयारियां पूरी हो गईं तो वे रवाना हो गए। तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 201-273.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 232.1। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 232.1 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 232.1। 3 दिन बाद वे मनी गैंग के मुख्यालय पहुंचे और आसपास की घाटियों में घात लगाकर बैठ गए। इस समय 3 दिनों के प्रशिक्षण के बाद तलवारबाज बुजुर्ग न केवल दिखने में समान लग रहा था, बल्कि व्यवहार, तौर तरीकों और आवाज की नकल भी लगभग 60 से 70% सटीकता के साथ करने में कामयाब हो गया था। इस स्तर के धोखे से वे कई लोगों को मूर्ख बना सकते थे। इसके अलावा भिखारी संप्रदाय के बुजुर्गों के समर्थन के साथ मूल रूप से कोई समस्या नहीं थी। हालांकि भिखारी संप्रदाय के बुजुर्ग अभी भी कुछ चिंतित थे, इस बात को लेकर नहीं कि वह विश्वसनीय ढंग से नकल कर पाएगा या नहीं, बल्कि इस बात को लेकर कि क्या वह वास्तव में लक्ष्य को मार पाएगा। मनी गैंग के नेता स्वॉर्ड एल्डर शांगगुआन होन पहले ही ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि ग्रैंड मास्टर्स को मारना बहुत मुश्किल होता है और ग्रैंड मास्टर्स के बीच झगड़े भी अपवाद नहीं हैं। ये तार्किक रूप से कहें तो ये वास्तव में मामला है, लेकिन निश्चिंत रहें। हॉन की हाई की आवाज़ की नकल करते हुए तलवार के बड़े ने कहा, ऐसा नहीं है कि ग्रैंड मास्टर्स को नहीं मारा जा सकता, उन्हें मारना मुश्किल है। 2 ग्रैंड मास्टर्स पहले ही मेरे स्वामी के हाथों गिर चुके हैं। उचित तैयारी के साथ चिंता की कोई बात नहीं है। ये सुनकर सभी लोग थोड़ा शांत हो गए। ये सही है। दरअसल 2 ग्रैंड मास्टर पहले ही महामहिम के हाथों मारे जा चुके थे। आखिरकार एक और को मारना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। उन्होंने अपना मन शांत किया और कुछ क्षण तक प्रतीक्षा में लेटे रहे। उस समय तलवार एल्डर के हाथ में जुबानजिया और दिव्य तलवार थोड़ा कांपने लगी। धीमी आवाज में तलवारबाज ने कहा, मेरे स्वामी तैयार हैं। अब मैं जाकर शांगगुआन होन को मार डालूंगा। तुम सब परिधि पर रहो, किसी को भागने मत दो। सफलता या असफलता इस एक कार्य पर निर्भर करती है। हाँ, तलवार बुजुर्ग, भीड़ ने एक स्वर में उत्तर दिया। इसके साथ ही तलवारबाज बुजुर्ग हवा में उछला, एक ही छलांग में सैकड़ों झांक को कवर किया और मनी गैंग के सामने बड़ी झील पर पहुंचा। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से वार किया। उसकी हथेली का बल बहुत अधिक था, जो भूस्खलन या सुनामी की तरह सामने आ रहा था। झील पर बड़ी बड़ी लहरें उठीं और उस पर बनी छोटी छोटी नावें और लकड़ी के पुल सब नष्ट हो गए। प्रतिक्रिया करने का कोई मौका दिए बिना मुख्यालय की रखवाली कर रहे मनी गैंग के कई अनुयायी ताड़ के प्रहार से मारे गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सोने का लबादा पहने मनी गैंग का नेता शांगगुआन होन बाहर भागा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शून्य से आने वाले हथेली के प्रहार का सामना करते हुए उन्होंने अपनी हथेली के प्रहार से जवाब देने में संकोच नहीं किया। ताड़ के पेड़ से ताड़ का पेड़ टकराया और एक भयंकर टक्कर हुई। धमाका। ताड़ के पेड़ों के बल से झील का पानी ऊपर उठा और सभी दिशाओं में झटके महसूस हुए। पूरी घाटी कांपती हुई लग रही थी। हल्की थपकी बारिश की तरह झील का पानी वापस नीचे गिरने लगा। इस समय शांगगुआन होन ने आखिरकार उस व्यक्ति को देखा जिसने उस पर घात लगाया था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह बोल पड़ा, हान के हाई, ये तुम हो? भिखारी संप्रदाय के नेता? सचमुच, यह मैं ही हूँ। तलवारबाज बूढ़ा आदमी झील की सतह पर अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा था। शांगगुआन होन बेहद गुस्से में था।
हॉन के हाय, तुम बिना कारण मेरे मनी गैंग पर हमला क्यों करते हो? क्या ये तुम ही नहीं हो जो मुझे आने के लिए मजबूर कर रहे हो? अब जब मैं यहाँ हूँ तो क्या तुम मेरा स्वागत नहीं कर रहे हो? तलवार के बुजुर्ग ने हल्के से कहा, हान के हाई के लहजे की इतनी अच्छी तरह से नकल करते हुए कि दूसरा पक्ष एक पल के लिए उसे पहचान ही नहीं सका। खूब कहा है, शांगगुआन होन गुस्से में हंसा। सच में, मैंने ही तुम्हें आने के लिए मजबूर किया था। चूंकि यह मामला है तो चलो एक लड़ाई करते हैं और देखते हैं कि कौन मजबूत है। इसके साथ ही शांगगुआन होन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मुखों की बौछार कर दी। तलवारबाज ने हथेलियों से जवाब दिया और उन दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। घाटी लगातार कांप रही थी और गड़गड़ाहट की तेज आवाज दूर दूर तक फैल रही थी, यहाँ तक कि सैकड़ों मील दूर तक भी सुनाई दे रही थी। परिधि की रक्षा कर रहे भिखारी संप्रदाय के बुजुर्ग बहुत चिंतित थे। ये वास्तव में एक ग्रैंड मास्टर लड़ाई है, भयानक। बेशक, हर ग्रैंड मास्टर वर्तमान युग का नायक है, शक्तिशाली और बेजोड़। क्या स्वॉर्ड एल्डर के लिए शांगगुआन होन को हराना संभव है? अब इसके बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, हमें घाटी की रक्षा करनी होगी। इस समय आधी अगरबत्ती के बराबर समय बीत चुका था और दोनों ग्रैंड मास्टर्स ने स्पष्ट विजेता के बिना पहले ही 1000 से अधिक चालें खेल ली थीं। हालांकि स्वॉर्ड एल्डर ने धीरे धीरे लड़खड़ाने के संकेत दिखाने शुरू कर दिए। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी ताकत कम थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह भिखारी संप्रदाय के नेता हॉन के हाई की नकल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी कई बेहतरीन तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया जा सका, जिससे वह अनिवार्य रूप से नुकसान में पड़ गया, जिससे वह धीरे धीरे अपनी जमीन खोता चला गया। हालांकि इस स्थिति से शांगगुआन होन के लिए कुछ गलतफहमियां पैदा हो गईं। ऐसी अफवाहें थीं कि ग्रेट ज़िया ग्रैंड मास्टर के साथ लड़ाई के बाद हॉन के हाई घायल हो गए थे और तब से वे स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी चोटें अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई थीं? यही तो होगा, अन्यथा भिखारी संप्रदाय इतना कम प्रोफाइल क्यों रखता और धमकाए जाने पर भी कदम दर कदम पीछे क्यों हटता? ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी चोटें ठीक नहीं हुई थीं, जिसके कारण वे कोई कार्रवाई नहीं कर सके। अब इसे और अधिक सहन न कर पाने के कारण उसे बाहर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। शांगगुआन होन जितना अधिक इसके बारे में सोचता, वह उतना ही अधिक उत्साहित होता जाता। तार्किक रूप से हॉन के हाई उनसे एक दशक से भी पहले ग्रैंड मास्टर के क्षेत्र में पहुंच चुके थे। वह शांगगुआन होन से ज्यादा मजबूत और अनुभवी थे, जिनके पास उन्हें हराने का कोई मौका नहीं था। लेकिन अब चूंकि हॉन के हाई की गंभीर चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं और उनकी पूरी ताकत भी नहीं है, इसलिए यह एक दुर्लभ अवसर था। यदि वह उसे मार सकता तो वह भिखारी संप्रदाय के हितों को निगलने में सक्षम हो सकता था। भले ही वह उसे मार न सके, पर उसे और अधिक घायल करना ही पर्याप्त होगा। इस विचार के साथ ही उसके हमले और भी अधिक निर्दयी हो गए तथा वह प्रत्येक चाल के पीछे अपनी पूरी ताकत लगाने लगा। हॉन के हाय, आज या तो आप या मैं। तलवार एल्डर लगातार पराजित हो रहा था और दिव्य तलवार के माध्यम से एक संदेश भेजा, मास्टर, ये समय आ गया है। महान ज़िया राजवंश के शाही शहर में जुवानक सियाओ बाल तलवार को पकड़े हुए लिन बेईफान 1,00,000 सैनिकों की एक सेना के सामने खड़ा था और चिल्लाया, मेरे सैनिकों, अब मैं देवताओं को मारने और राक्षसों को खत्म करने के लिए आपकी ताकत उधार लेता हूँ। हाँ महाराज, 10 लाख सैनिकों ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। भयानक शक्ति जुवानजियाओ बाल तलवार पर एकत्रित हुई। फिर ये तेजी से हजारों ली दूर जुवानजियाओ दिव्य तलवार में स्थानांतरित हो गया। तलवार के बड़े सरदार ने तलवार के भीतर से भारी शक्ति महसूस की और तुरंत उसे शांगगुआन होन की ओर फेंक दिया। मरना अच्छा नहीं। शांगगुआन होन को खतरा महसूस हुआ। उसे इस तलवार के वार से एक जानलेवा खतरा महसूस हुआ, जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया था। इस प्रकार उसने एक हताश प्रयास में अपनी पूरी ताकत लगा दी, मुक्के और हथेलियां चलाने लगा। मुट्ठियां फड़फड़ाने लगीं और हथेलियां टकराने लगीं। उसे लगा कि इस समय वह अपने चरम पर है, यहाँ तक कि यदि अन्य ग्रैंड मास्टर्स को भी उसकी मुट्ठियों और हथेलियों से चोट लग जाती तो वे मरते नहीं तो निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाते। लेकिन अंत में वह इस तलवार का सामना नहीं कर सका। बूम बूम बूम, बुलबुलों की तरह मुट्ठी और हथेली के सभी प्रहार आसानी से छेद दिए गए और शून्य में विलीन हो गए। इस तलवार के बल पर वह खून उगलता हुआ पीछे की ओर उड़ गया। उसके पीछे के सभी पहाड़ ढह गए, जिससे एक विशाल खाई बन गई। आधी अगरबत्ती जलाने के बाद अंततः घाटी शांत हो गई। मलबे के बीच से स्वॉर्ड एल्डर ने मनी गैंग्स के नेता शांगगुआन होन को बाहर निकाला। इस समय मनी गैंग के नेता का उत्साही रूप कहाँ था? उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका शरीर घावों से भरा हुआ था और खून से लथपथ था, तथा उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से मुड़ा हुआ और शिथिल था। स्पष्टतः उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी थीं। उसने निराशा में तलवार के बड़े को देखा। खांसी खांसी, तुम हान के हाई नहीं हो। उसके पास निश्चित रूप से ऐसे कौशल नहीं हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं हूं या नहीं? तलवार एल्डर ने उसका सिर काट दिया। इस प्रकार दुर्जय शांगगुआन होन का अंत हो गया। तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 202 273.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 232.2। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। सी 232.2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 232.2। इसके बाद स्वॉर्ड एल्डर ने अपना हमला जारी रखा और वहां उपस्थित सभी मनी गैंग अनुयायियों को मार डाला। फिर उसने 18 ड्रैगन सबड्यूइंग पाम्स के कई हमले किए जिससे कुछ निशान नष्ट हो गए और कुछ नए निशान भी छोड़ गए। संतुष्ट होकर वह वहां से चला गया। तलवार बड़े बड़े, ये कैसे हुआ? भिखारी संप्रदाय के बुजुर्ग पूछने के लिए इकट्ठे हुए। तलवार के बड़े ने युद्ध की अपनी लूट को दिखाया और मुस्कुराया। शांगुआन होंग का सिर यहाँ है। मामला सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। ये बहुत बढ़िया है। मनी गैंग के नेता के मर जाने से हमारा भिखारी संप्रदाय चिंता मुक्त हो गया है। हर कोई बहुत उत्साहित था। तलवार के बड़े ने मुस्कुराते हुए कहा, घाटी में 5 से 6 मिलियन टेल चांदी की कई कीमती चीजें हैं। किसी को इन वस्तुओं को भिखारी संप्रदाय के विकास कोष के लिए वापस ले जाने को कहो। मैं अपनी सफलता की रिपोर्ट देने के लिए वापस आऊंगा। अलविदा। तलवार बड़े बड़े, भिखारी संप्रदाय के बुजुर्गों ने एक स्वर में कहा। स्वॉर्ड एल्डर के ग्रेट जिया में वापस लौटने के बाद उन्होंने लिन बेइफान को सिर दिखाया और फिर कम प्रोफाइल रखते हुए लिन बेइफान के साथ मार्शल आर्ट सीखना जारी रखा। हालांकि बाहरी दुनिया में भारी उथल पुथल मच गई। क्या आपने सुना है? कहा जाता है कि एक शाम को घाटी में भयंकर युद्ध हुआ जहां मनी गैंग का ठिकाना था। शोर इतना तेज था कि सौली के दायरे में लोग भी इसे सुन सकते थे। मैंने भी सुना है। वे कहते हैं कि यह गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था, लगातार गड़गड़ाहट। बाद में कई मास्टर्स दौड़े और उन्होंने पाया कि घाटी पूरी तरह से नष्ट हो गई है। केवल ग्रैंड मास्टर स्तर की लड़ाई ही घाटी को इस तरह से तबाह कर सकती है। आपको क्या लगता है ये किसने किया? उनमें से एक निश्चित रूप से मनी गैंग का नेता शांगुआन होंग है। दूसरे का नाम अनिश्चित है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें घटनास्थल पर 18 ड्रैगन सबड्यूइंग पाम्स के निशान मिले हैं। ऐसा कहा जाता है कि भिखारी संप्रदाय के कई बुजुर्ग और शिष्य देखे गए, साथ ही भिखारी संप्रदाय के नेता की आकृति भी देखी गई। क्या आपको लगता है कि यह भिखारी संप्रदाय था जिसने मनी गैंग पर हमला किया था? बहुत संभव है। आखिरकार मनी गैंग हाल ही में बहुत आगे निकल गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ग्रैंड मास्टर्स और 2 प्रमुख गुटों से जुड़े मामले कभी भी मामूली नहीं होते। नदियों और झीलों में घटना के बारे में विभिन्न कहानियां गूंज रही थीं। इस समय भिखारी संप्रदाय ने आगे आकर मामले को समझाया और इसकी जिम्मेदारी ली। क्योंकि मनी गैंग बहुत आगे बढ़ चुका था, उनके नेता होंग के हाई अंततः इसे सहन नहीं कर सके और भिखारी संप्रदाय के अनुयायियों को मनी गैंग के मुख्यालय पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। जहां तक मनी गैंग के नेता शांगुआन होंग का सवाल है तो स्वाभाविक रूप से वह उनके नेता द्वारा मारा गया था। नदियां और झीलें एक बार फिर उत्साह से भर उठीं। आपको पता होना चाहिए कि ग्रैंड मास्टर को हराना आसान है, लेकिन ग्रैंड मास्टर को मारना बेहद मुश्किल है। अन्य सभी ग्रैंड मास्टर्स के बीच भी यही स्थिति है। ग्रैंड मास्टर को मारने के लिए आपके पास प्रतिद्वंद्वी की तुलना में कहीं अधिक ताकत होनी चाहिए। एक ग्रैंड मास्टर जो दूसरे ग्रैंड मास्टर को तुरंत मार सकता है, वह उनमें से एक दुर्लभ और शक्तिशाली इकाई है, निश्चित रूप से शीर्ष 10 में स्थान पाने के लिए पर्याप्त मजबूत है। तो क्या इसका मतलब यह है कि भिखारी संप्रदाय के नेता होंग के हाई ने पहले ही शीर्ष 10 ग्रैंड मास्टर की ताकत हासिल कर ली है? पिछली बार जब वह आया था तो वह ऐसा नहीं था। अच्छा हुआ 1 वर्ष में ही इतनी प्रगति हो गई। वह चोटों से उबर नहीं रहा था, वह स्पष्ट रूप से साधना करने के लिए एकांतवास में चला गया था। शायद उसे कोई दुर्लभ अवसर भी मिला हो। सभी ने मनी गैंग से पूछताछ शुरू कर दी कि क्या स्थिति सच है। हालांकि मनी गैंग चुप हो गया, क्योंकि उनका नेता वास्तव में मर चुका था, इसलिए उसका सिर किसी और ने ले लिया था, जिससे उसका शरीर अधूरा रह गया। मौन रहना ही सर्वोत्तम प्रतिक्रिया है और धीरे धीरे सभी लोग भिखारी संप्रदाय की बातों पर विश्वास करने लगे और आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। शांगुआन होंग अभी अभी ग्रैंड मास्टर बने थे और फिर वे गिर गए। कितने अफसोस की बात है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किसी को बहुत अधिक पागल और अहंकारी नहीं होना चाहिए, अन्यथा विनाश हो जाएगा। यदि उन्होंने भिखारी संप्रदाय को पूरी तरह से अपमानित नहीं किया था तो उनके नेता बदला क्यों लेंगे? शांगुआन होंग की मौत के साथ मनी गैंग खत्म हो गया, जैसा कि सभी को उम्मीद थी। इसके बाद भिखारी संप्रदाय ने हमला करने की पहल की और मनी गैंग्स के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। मनी गैंग उनसे भिड़ने की हिम्मत न जुटा सका और पीछे हटता रहा। जैसे जैसे भिखारी संप्रदाय आगे बढ़ा, धन गिरोह और पीछे हट गया। आखिरकार भिखारी संप्रदाय तेजी से मजबूत हुआ, अपने पिछले शिखर से भी ज्यादा। भिखारी संप्रदाय के शिष्यों से मिलते ही दूसरे गुट के लोग उनका मुस्कुराकर अभिवादन करते और बड़े सम्मान के साथ उनके सामने झुक जाते। हालांकि मनी गैंग धीरे धीरे एक तृतीय श्रेणी की ताकत बन गई और बिखर गई। ग्रेट जिया शाही महल के अंदर फल खाते समय याओ याओ ने इस मामले पर चर्चा की। आह भरते हुए कहा, किसने सोचा होगा कि मनी गैंग का नेता शांगुआन होंग अपने जीवन के चरम पर अभी अभी ग्रैंड मास्टर बना था और फिर अचानक गिर गया।
कितना अफसोस की बात है। लिन बेईफान ने भी आह भरी। वास्तव में अगर उसने भिखारी संप्रदाय को भड़काया नहीं होता तो वह 100 साल तक बेफिक्र होकर जी सकता था और सभी उसका सम्मान करते। लेकिन वह बहुत घमंडी था। उसने एक ऐसे दुश्मन को भड़का दिया जिसे उसे भड़काना नहीं चाहिए था। ये खेदजनक और घृणित दोनों है। इसलिए कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई न कोई आपको नीचे गिरा देगा। लिन बेईफान, क्या आपने देखा है कि दुनिया दिन प्रतिदिन अशांत और अप्रत्याशित होती जा रही है? ऐसा कैसे? लिन बेईफान ने पलकें झपकाईं। याओ याओ फुसफुसाया, पिछले 2 सालों में देखो, 2 ग्रैंड मास्टर पहले ही मर चुके हैं। ग्रेट जू किंगडम के सम्राट और मनी गैंग के नेता दोनों ही ग्रैंड मास्टर बने ही थे कि उनकी मृत्यु हो गई। सिर्फ 2 ही मरे हैं। क्या ये बहुत है? लिन बेईफान ने फिर से पलकें झपकाईं। भिखारी संप्रदाय के नेता सहित ये केवल 3 हैं। ये बहुत है। याओ याओ ने उत्साह से हाथ पैर हिलाते हुए कहा, लोग समझ नहीं पाते क्योंकि वे शायद ही कभी किसी से मिलते हैं, लेकिन ग्रैंड मास्टर बहुत ताकतवर होते हैं। पहले ऐसा होता था कि कई दशकों में एक की मौत हो भी सकती थी और नहीं भी। अब सिर्फ 2 साल में, ठीक कहें तो सिर्फ 1 साल से थोड़े ज़्यादा समय में 2 की मौत हो गई है। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? शायद ये थोड़ा अजीब है। लिन बेईफान ने सहमति जताई। और इन पिछले कुछ सालों में नदियों और झीलों में कई विचित्र चीज़ें हुई हैं। उदाहरण के लिए, भिखारी संप्रदाय की हरकतें और भी रहस्यमय हो गई हैं, जिससे हर कोई हैरान है। और फिर अचानक स्वर्गीय खान की कब्र का प्रकट होना, जिसने सभी को मूर्ख बना दिया है। याओ याओ करीब झुकी, चारों ओर देखा और फुसफुसाया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई शक्तिशाली अंधेरी शक्ति दुनिया की हवाओं और बादलों को हिला रही है। लिन बेईफान तुरंत चौंक गया, झुककर फुसफुसाया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है ये काली शक्ति कौन है और वे क्या करना चाहते हैं? याओ याओ ने अपना सिर हिलाया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी पार्टी बहुत गहराई में छिपी हुई है और चाहे मैं कितना भी खोजूं, मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता। इसके पीछे कोई बड़ी योजना होनी चाहिए, शायद विश्व व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का इरादा भी हो। कितना भयानक! लिन बेईफान डर से कांप उठा। याओ याओ ने नज़र घुमाई और चिढ़कर कहा, चिंता मत करो, पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। वे निश्चित रूप से तुम्हारे जैसे छोटे से मछली से परेशान नहीं होंगे। क्या होगा अगर वे निर्णय लेने में चूक गए और मेरे सुंदर रूप की लालसा करने लगे? लिन बेईफान ने पसीने की एक बूंद पोंछी। आत्ममुग्ध, बेशर्म! याओ याओ अपना पेट पकड़कर दिल खोलकर हंसी। हंसी शांत होने के बाद याओ याओ दानव संप्रदाय के पास गई और अपने अधीनस्थों को पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड की जांच करने का आदेश दिया। लिन बेईफान ने उसकी प्रस्थान करती हुई आकृति को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये याओ याओ अधिक से अधिक चतुर होता जा रहा है। उसे ये भी पता चल गया है कि कोई मास्टरमाइंड है और वह जांच करना चाहती है। मैं उसे रहने नहीं दे सकता। मैं अब और दयालु नहीं हो सकता। मुझे पहले हमला करना होगा। मैं उसे जीतने और उसे हम में से एक बनाने का अवसर ढूंढूंगा। खैर, यह एक सुखद निर्णय है। तारांकन फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 203 273.5 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 233.1 जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 233.1 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 233.1 याओ याओ को कैसे जीतें, इस बारे में सोचते समय चाय युक्सिन मिलने आईं। महाराज, मैं छुट्टी मांगने आया हूँ। मुझे आधे महीने के लिए बाहर जाना है। कृपया इसे मंजूर करें। चाय युक्सिन ने झुककर कहा। क्या बात है? लिन बेईफान ने चिंता से पूछा। अगर मैं अभी वापस नहीं गया तो शायद मैं अपने मालिक को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। चाय युक्सिन का चेहरा उदास था। लिन बेईफान की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। मेरी संवेदना, बहुत दुखी मत होइए। स्वर्ग में आपके गुरु की आत्मा आपको परेशान और दुखी नहीं देखना चाहेगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे गुरु मरे नहीं हैं, चाय युक्सिन ने गुस्से से कहा। लिन बेईफान हैरान रह गए। लेकिन आपने अभी कहा मेरे मालिक 90 वर्ष के हो रहे हैं, इसलिए मुझे वापस जाकर उनका जन्मदिन मनाना है। बस एक जन्मदिन का जश्न है और आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि यह जीवन और मृत्यु का मामला है। लिन बेईफान ने डांटा। क्योंकि इस जन्मदिन की दावत के बाद मेरे गुरु ग्रैंड मास्टर दायरे तक पहुंचने के प्रयास में एकांत में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। जब तक वह सफल नहीं हो जाते तब तक वह बाहर नहीं आएंगे। ऐसा कहा जाता है कि यह बहुत मुश्किल है, इसलिए क्या मैं उन्हें भविष्य में फिर से देख पाऊंगा, यह अनिश्चित है। चाय युक्सिन का चेहरा काला पड़ गया। मैं समझ गया। लिन बेईफान ने समझ में सिर हिलाया। वह चाय युक्सिन के मास्टर के बारे में थोड़ा जानता था। उसका नाम जुओ वुडी था, जिसे पियरलेस स्पीयर इमोर्टल के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि वह भाले चलाने में माहिर था। उसने इसमें लगभग दिव्य स्तर तक महारत हासिल कर ली थी। यही कारण है कि चाय युक्सिन ने उसके अधीन भाला तकनीक का अध्ययन करना चुना।
उनकी साधना हाफ सटे ग्रैंडमास्टर क्षेत्र की दहलीज तक पहुंच गई थी। दुर्भाग्यवश ये यहीं रुक गया। इस दुनिया में अधिकांश ग्रैंडमास्टर्स जो ग्रैंडमास्टर क्षेत्र तक पहुंचे हैं वे तलवारबाजी, कृपाण तकनीक या मुट्ठी और हथेली की तकनीक में विशेषज्ञ हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो भाला तकनीक पर भरोसा करते हैं और उनके पास कोई संदर्भ नहीं था जिससे वे इसका लाभ उठा सकें। भाला तकनीक का उपयोग करके आगे बढ़ने के लिए वह केवल अपने स्वयं के अन्वेषण पर ही भरोसा कर सकता था। लेकिन कठिनाई बहुत बड़ी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यहाँ तक कि अन्य मार्शल आर्ट विशेषज्ञ जो दिव्य कौशल और गुप्त तकनीकों के अनुसार अभ्यास करते हैं वे भी ग्रैंड मास्टर स्तर तक साधना करने में सक्षम नहीं हो सकते। आत्मा अन्वेषण पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। उपन्यासों की तरह अपने दम पर सफलता प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली लोग अंततः बहुत दुर्लभ हैं। इसके अलावा युवावस्था में दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के कारण उन्हें चोट लगी थी और वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई थी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई उसकी ताकत कम होती गई, इसलिए वह इस दायरे में फंस गया था। अंततः उन्होंने शिष्यों की भर्ती के लिए द्वार खोल दिए ताकि वे अपनी अद्वितीय भाला विद्या कौशल को दूसरों तक पहुंचा सकें। आप जन्मदिन मनाने के लिए घर लौटना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से सम्राट अपनी अनुमति देता है। क्या आपने कोई उपहार तैयार किया है? उदाहरण के लिए घावों को भरने और आंतरिक चोटों के इलाज के लिए कुछ पवित्र दवा। अगर आपके पास कोई नहीं है तो मैं उन्हें तैयार कर लूँगा, लिन बेईफान ने कहा। महाराज, इसका जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही वानकिंग से मेरे लिए एक औषधीय गोली तैयार करने को कहा है। इस गोली से मेरे मास्टर की चोटें ठीक हो जाएंगी और ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने की उनकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। चाई युक्सिन मुस्कुराए। अच्छी बात है, लिन बेईफान ने एक पल सोचा और कहा, चूंकि वह आपके बड़े हैं इसलिए मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक उपहार भी भेजूंगा। महाराज, आप क्या उपहार भेजने की योजना बना रहे हैं? चाई युक्सिन ने उत्सुकता से पूछा। मैं एक ही अक्षर भेजूंगा, लिन बेईफान ने किसी को चावल के कागज़ का एक टुकड़ा खोलने को कहा। फिर जोरदार स्ट्रोक के साथ उन्होंने दीर्घायु के लिए चरित्र लिखा। यह मेरा उपहार है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। आप सिर्फ एक ही किरदार भेज रहे हैं। क्या ये थोड़ा कंजूसपन नहीं है? मुझे इसे पेश करने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। चाई युक्सिन कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण था। लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। मेरा ये चरित्र सोने में 1 मिलियन के बराबर है। असंभव, सिर्फ एक किरदार 1 मिलियन सोने के बराबर कैसे हो सकता है? चाई युक्सिन ने आश्चर्य से कहा। शर्त लगाना चाहोगे? लिन बेईफान मुस्कुराया। शर्त क्या है? चाई युक्सिन ने पूछा। अगर वह इसे एक अनमोल रत्न की तरह संजो कर रखता है तो इसका मतलब है कि मैं जीत गया और आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। अन्यथा मैं आपकी एक शर्त मान लूंगा। कैसा रहेगा? लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ठीक है, लेकिन शर्त बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह मेरी क्षमता के भीतर होनी चाहिए। बिल्कुल, शर्तें तय करने के बाद चाई युक्सिन उस पात्र के साथ चली गई। लगभग 5 दिन बाद चाई युक्सिन धुंध और बादलों से घिरे एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचे। यह उसके स्वामी अद्वितीय भाला अमर का एकांत निवास था। अब वह स्थान उत्सवपूर्वक सजाया गया था और उत्सवी लाल कपड़े पहने 2 युवा लड़के प्रवेश द्वार पर अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। चाई युक्सिन को आते देख वे बहुत खुश हुए। बड़ी बहन, आप वापस आ गई हैं। हमने आपको बहुत याद किया। चाई युक्सिन भी मुस्कुराए। लू जूनियर भाई, झाओ जूनियर भाई, अभी केवल 2 साल हुए हैं और आप दोनों बहुत बड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव आप में है, बड़ी बहन। आप न केवल अधिक सुंदर हो गई हैं बल्कि आपकी ताकत भी बढ़ गई है। हमने सुना है कि आप एक ग्रैंड जनरल भी बन गई हैं जो 10 लाख सैनिकों की कमान संभाल रही हैं। आप वाकई हमें गौरवान्वित करती हैं। सचमुच, चाई युक्सिन को बहुत गर्व हुआ। जीवन में उसकी सबसे बड़ी इच्छा ग्रैंड जनरल बनना थी और उसने इतनी जल्दी इसे हासिल करने की उम्मीद नहीं की थी। अब अपने छोटे भाइयों के सामने वह कैसे थोड़ा सा दिखावा न करे। बूढ़ा मास्टर कहाँ है? मैं उसे अभी देखना चाहता हूँ, चाई युक्सिन ने कहा। बूढ़े मास्टर इस समय कुछ विशिष्ट अतिथियों से मिल रहे हैं। फिलहाल ये सुविधाजनक नहीं है। आप उन्हें बाद में जन्मदिन समारोह के दौरान देख सकते हैं। ठीक है, चाई युक्सिन ने सिर हिलाया। बड़ी बहन, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, एक युवा लड़के ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं, मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे अपना रास्ता कैसे नहीं पता। तुम अपना काम करो, मैं खुद ही अंदर चला जाऊँगा। ठीक है वरिष्ठ बहन, अगर कुछ हो तो हम बाद में बात कर सकते हैं। चाई युक्सिन अंदर गई और रास्ते में उसकी मुलाकात कई छोटे भाई बहनों से हुई। सभी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। बड़ी वरिष्ठ बहन, आप आ गईं। बड़ी वरिष्ठ बहन, बहुत समय हो गया मिलते हुए, आप और भी अधिक सुंदर हो गई हैं। बड़ी वरिष्ठ बहन, ये कहना होगा कि चाई युक्सिन को यहाँ बहुत सम्मान प्राप्त है। तभी एक परिचित व्यक्ति प्रकट हुआ। वरिष्ठ बहन, आप सचमुच यहाँ हैं। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महान ली साम्राज्य का 9वां राजकुमार ली तियानकियोंग था, जो चाई युक्सिन को देखकर बहुत खुश हुआ। चाई युक्सिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मास्टर के 90वें जन्मदिन समारोह में कैसे नहीं आ सकती थी। ये सच है, मास्टर तुम्हारे बारे में बहुत बात कर रहे हैं।
उन दोनों ने खुशी खुशी एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। अंत में नौवें राजकुमार ने कहा, वरिष्ठ बहन, गुरु के जन्मदिन समारोह के बाद मैं आपके साथ ग्रेट जिया जाऊंगा। ऐसा क्यों? चाय युक्सिन ने पूछा। नौवें राजकुमार ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसके दांत गुस्से से भीग गए। ये सब उस बदमाश लिन बेईफान की वजह से है, जिसने मेरी दुल्हन को फिर से चुरा लिया है। इसलिए मुझे जाकर उससे हिसाब चुकता करना चाहिए। चाय युक्सिन ये सुनकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। उसके छोटे भाई की सगाई पहले ही ग्रैंड मास्टर की बेटी हान चुचू से हो चुकी थी, लेकिन उसे महामहिम ने छीन लिया। एक बड़ी बहन के दृष्टिकोण से उसे अपने छोटे भाई के प्रति बड़ी सहानुभूति महसूस हुई। हालांकि एक महान जिया जनरल के दृष्टिकोण से वह केवल यही कह सकती थी कि यह एक अच्छा कदम था, क्योंकि ग्रेट जिया को एक ग्रैंड मास्टर की सख्त जरूरत थी। लिन बेईफान की संयोगवश की गई कार्रवाई ने राष्ट्रीय शक्ति को काफी मजबूत किया और उन्होंने दोनों हाथों से इसका पूरा समर्थन किया। तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 204-273.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 233.2। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 233.2 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 233.2। तभी एक युवा परिचारिका ने आवाज लगाई, जन्मदिन की बधाई शुरू हो गई है। कृपया सभी भाई और वरिष्ठ बहनें हॉल में आएं। प्रांगण में चारों ओर बिखरे हुए सभी भाई और कनिष्ठ भाई हॉल में प्रवेश कर गए। इस समय हॉल दोनों ओर से गणमान्य व्यक्तियों से भरा हुआ था, जो पीयरलेस स्पीयर इमॉर्टल को उनके जन्मदिन पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। हॉल के बीच में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो देखने में एक युवा बुजुर्ग जैसा लग रहा था। ये व्यक्ति अद्वितीय भाला अमर था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भाला चलाने में पूर्ण महारत हासिल कर ली थी। वह नदियों और झीलों का एक प्रसिद्ध नायक था। वह वहां भाले की तरह सीधा बैठा था। उसकी आंखें चमकीली और ज्वलंत थीं, मानो किसी भी क्षण फूट पड़ने को तैयार हों। फिर उसके शिष्यों ने एक एक करके उसे श्रद्धांजलि अर्पित करना शुरू कर दिया। स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा शिष्य प्रथम था। वह आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, इस साल मास्टर का 90वां जन्मदिन है और मैं मास्टर के लिए पूर्वी समुद्र जितनी विशाल खुशियां और दक्षिणी पहाड़ों जितनी लंबी आयु की कामना करता हूं। ये वह उपहार है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है और मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। पता चला कि यह उपहार 50 साल पुराना जिनसेंग था। यह उपहार न केवल बहुमूल्य था, जिसकी बाजार में कीमत 5000 टेल से अधिक थी, बल्कि शक्तिशाली भी था, जो जीवन बचाने के लिए पर्याप्त था और कभी कभी पैसे से भी इसे नहीं खरीदा जा सकता था क्योंकि स्टॉक नहीं था। मेरा शिष्य विचारशील है, मुझे यह उपहार बहुत पसंद आया। अद्वितीय भाला अमर ने उपहार स्वीकार करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। फिर दूसरा भाई आया, तीसरा भाई आया। छठे व्यक्ति तक चाय युक्सिन की बारी नहीं थी। वह पीयरलेस स्पीयर इमॉर्टल द्वारा ली गई छठी शिष्या थी, लेकिन पहली महिला शिष्या थी। यही वजह है कि उन्हें बड़ी वरिष्ठ बहन की उपाधि दी गई थी। इस समय अद्वितीय भाला अमर ने बहादुर और उत्साही चाय युक्सिन को बड़ी संतुष्टि के साथ देखा। उनके अनेक शिष्यों में से चाय युक्सिन न केवल असाधारण प्रतिभाशाली थे, बल्कि बहुत मेहनती भी थे। अपनी 20वीं की उम्र तक आते आते वह पहले से ही एक इनेट बन चुकी थी। 2 साल तक उसे न देखने के बाद वह आश्चर्यजनक रूप से एक एस्ट्रल क्यूई स्तर की विशेषज्ञ बन गई थी और भविष्य में ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने की बहुत संभावना थी। उसके स्वामी होने के नाते वह खुश कैसे न हो सकते थे। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शिष्य चाय युक्सिन मास्टर को जन्मदिन की बधाई देते हैं, आपके सभी प्रयासों में सफलता और ग्रैंड मास्टर के पद पर शीघ्र आरोहण की कामना करते हैं। यह एक उपहार है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, कृपया इसे मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करें। चाय युक्सिन ने एक अति सुंदर ढंग से तैयार किया गया बक्सा निकाला। इसे खोलने पर अंदर एक गोल सुगंधित औषधीय गोली थी। यह क्या है युक्सिन? अद्वितीय भाला अमर ने हैरान होकर पूछा। गुरुजी, ये स्वर्ग और पृथ्वी निर्माण की गोली है, चाय युक्सिन ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे लेने के बाद ये शरीर में छिपी हुई सभी चोटों को ठीक कर सकता है, आपको फिर से जीवंत कर सकता है और आपको 7 या 8 साल छोटा दिखा सकता है। सभी दिशाओं से आए अतिथि पारखी थे और वे तुरंत आश्चर्यचकित हो गए। क्या ये सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी सृजन की गोली है? मैंने सुना है कि यह एक उत्कृष्ट दिव्य अमृत है। इसमें न केवल सामग्री ढूंढना कठिन है, बल्कि इसे परिष्कृत करना भी बहुत कठिन है। ऐसा दिव्य अमृत एक बार 10 लाख से अधिक टेल में नीलाम हुआ था, लेकिन मैंने सुना है कि यह दिव्य अमृत समय के साथ खो गया। बेशक यह असली है। चाय युक्सिन ने दोनों हाथों से दिव्य अमृत प्रस्तुत किया और कहा, गुरु, यह एक दिव्य अमृत है जिसे मैंने विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया है। इसे लेने के बाद आपकी पुरानी चोटें ठीक हो जाएंगी और आपके शारीरिक कार्य कुछ साल तक युवा हो जाएंगे। ग्रैंड मास्टर स्तर निश्चित रूप से आपकी पहुंच में है। अच्छा। पीयरलेस स्पीयर इमॉर्टल बहुत उत्साहित था। मुझे यह उपहार बहुत पसंद आया। युक्सिन, आप बहुत विचारशील हैं।
वह स्वर्ग और पृथ्वी सृजन की गोली को अपने मुंह में डालने के लिए इंतजार नहीं कर सका। किसी ने बीच में कहा, भाई जुओ, जल्दी मत करो, ये गोली समय के साथ खत्म हो गई है। इसे लेने से पहले इसकी पुष्टि कर लो। कोई ज़रूरत नहीं, युक्सिन हमेशा से ही बच्चों जैसी रही है, वह मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा मैं 90 साल जी चुका हूं, जो कि काफ़ी है। कुछ साल ज़्यादा या कुछ कम जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हा हा हा। अद्वितीय भाला अमर ने स्वर्ग और पृथ्वी सृजन की गोली निगलते समय दिल खोलकर हंसा। फिर उसने औषधीय गोली के सार को अवशोषित करने के लिए अपनी ऊर्जा को प्रसारित करना शुरू कर दिया। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि गोली एक गर्म धारा में परिवर्तित हो गई जो तेजी से उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो गई। जहां भी यह उनकी मध्य रेखाओं से होकर गुजरी, सभी छिपी हुई चोटें ठीक हो गईं और जीवन शक्ति पुनः बहाल हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आधा कप चाय पीने में लगने वाले समय में ही पियरलेस स्पीयर इमोर्टल कई वर्ष युवा दिखने लगे। उसके सफ़ेद बालों में कुछ कालेपन भी लौट आया और चेहरे की झुर्रियां भी काफ़ी कम हो गईं। इससे स्पष्ट रूप से पता चला कि यह सचमुच दिव्य अमृत था। पियरलेस स्पीयर इमोर्टल द्वारा इसे लेने के बाद इसके प्रभाव स्पष्ट थे। हा, बहुत बहुत धन्यवाद युक्सिन। इस स्वर्ग और पृथ्वी निर्माण की गोली लेने के बाद मेरे शरीर की सभी चोटें ठीक हो गई हैं। भले ही मेरा सामना ग्रैंड मास्टर से हो, मैं लड़ने की हिम्मत रखता हूँ। पियरलेस स्पीयर इमोर्टल ने एक मजबूत और स्थिर आवाज़ में कहा। मास्टर जी को पूर्ण स्वस्थ होने के लिए बधाई। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा, बहुत खुशी हुई। ये बहुत अच्छी बात है कि मास्टर ठीक हैं। चाय युक्सिन ने मुस्कुराते हुए कहा, शिष्य के पास आपके लिए एक और उपहार है। एक और उपहार? पियरलेस स्पीयर इमोर्टल आश्चर्यचकित था। वह पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी निर्माण की गोली से बहुत संतुष्ट था। क्या कोई और उपहार हो सकता है? क्या स्वर्ग और पृथ्वी सृजन गोली से भी अधिक मूल्यवान कोई चीज़ हो सकती है? यह मेरी ओर से नहीं, बल्कि महामहिम महान ज़िया सम्राट की ओर से है, जिन्होंने मुझे आपको ये जन्मदिन का उपहार देने के लिए कहा था। चाय युक्सिन ने समझाया। मैं देख रहा हूँ, महान ज़िया सम्राट बहुत विचारशील है। जब आप वापस आएं तो कृपया मेरे लिए उनका धन्यवाद करें। पियरलेस स्पीयर अमर ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसे लिन बेईफान के बारे में भी कुछ समझ थी। उन्हें और उनकी प्रिय शिष्या चाय युक्सिन को बचपन का प्रेमी कहा जा सकता है। यहाँ तक कि दोनों की सगाई भी हो चुकी थी और उनके बीच असाधारण रिश्ता था। महान ज़िया सम्राट भी एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने सम्राट के रूप में मात्र 3 वर्षों में एक छोटे से राज्य को एक उभरते राजवंश में बदल दिया, जिसके पास अपार शक्ति थी तथा अपने देश में हर जगह सम्मान प्राप्त था। उसके अच्छे शिष्य को सचमुच एक अद्भुत स्थान मिल गया था। गुरु, यह एक सुलेख स्क्रॉल है जिसे सम्राट ने आपको भेजा है। चाय युक्सिन ने स्क्रॉल को खोला, जिसमें दीर्घायु के लिए एक एकल चरित्र प्रकट हुआ। ये चरित्र शक्तिशाली और प्रवाहपूर्ण स्ट्रोक्स के साथ लिखा गया था, जो किसी भी मानक से कला सुलेख का उत्कृष्ट नमूना है। लेकिन फिर भी केवल एक अक्षर भेजना थोड़ा कंजूसी भरा लग सकता है। लेकिन भले ही यह एक छोटा सा इशारा था, फिर भी यह सद्भावना का प्रतीक था और पियरलेस स्पीयर इमोर्टल ने इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि जब उसने करीब से देखा तो पाया कि वह फंस गया है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी असीम स्थान पर है और उसे कोई दिशा का बोध नहीं है। वहां उन्होंने एक धुंधली आकृति को एक लंबा भाला चलाते हुए, भाला चलाने की कला का प्रदर्शन करते हुए देखा। तकनीकें कभी तेज, कभी धीमी, मायावी और अप्रत्याशित होती थीं। कभी वे प्रचंड तूफान की तरह होते थे, तो कभी हल्की बारिश की बूंदाबांदी की तरह। कभी वे ज्वालामुखी की तरह फट पड़ते थे, तो कभी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी की तरह बहते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि इसमें कोई पैटर्न नहीं है, फिर भी ये पैटर्नों से भरा हुआ था। पियरलेस स्पीयर इमोर्टल को झटका लगा। ये किस प्रकार की भाला तकनीक थी? भाला चालन की तकनीक का अभ्यास करने के अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी इतनी विविध, गहन और गूढ़ शैली नहीं देखी थी। उसे लगा कि इस व्यक्ति का सामना करने पर उसके पास अपना भाला निकालने का भी साहस नहीं होगा। उन्होंने ध्यानपूर्वक देखने की तैयारी की ताकि वे इन तकनीकों को सीख सकें, लेकिन अचानक उन्होंने स्वयं को जीवंत हॉल में पाया, जहां वे अपने जन्मदिन का जश्न मनाने आए मेहमानों और शिष्यों से घिरे हुए थे। मास्टर, क्या बात है? चाय युक्सिन ने पूछा। मेरे साथ क्या हुआ? अद्वितीय भाला अमर ने जवाब में पूछा। मास्टर, आप अचानक विचारों में खो गए, बिना हिले डुले स्क्रॉल को घूरते रहे। हमने आपको कई बार बुलाया, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। चाय युक्सिन ने समझाया। ओह, शायद मैं हाल ही में कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा हूँ। पियरलेस स्पीयर इमोर्टल ने लापरवाही से एक बहाना बनाया और एक बार फिर अपने हाथों में स्क्रॉल पर ध्यान केंद्रित किया। उस परिचित स्थान पर वापस आ गया। उसने फिर से उस परिचित आकृति को देखा, जो भाला चलाने की कला का अभ्यास कर रही थी, जो इस बार अलग तकनीक थी। लेकिन वे समान रूप से गहन और बेजोड़ थे। वर्षों में उसने जो भाला चलाने की तकनीकें सीखी थीं, वे उसकी तुलना में बेकार लगती थीं। पियरलेस स्पीयर इमोर्टल ने तुरंत उनसे सीखना शुरू कर दिया। मास्टर, आपको क्या हो गया है? तारांकन। फेल्ट्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 205 273.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 234.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 234.1। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 234.1। अद्वितीय भाला अमर को पुनः होश आया और वह जन्मदिन समारोह में वापस आ गया। जो भी लोग श्रद्धांजलि देने आए थे वे चिंता से उनकी ओर देख रहे थे। मास्टर, आपको क्या हुआ? आप अचानक फिर से बेहोश हो गए और जब मैंने आपको कई बार पुकारा तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। चाय युक्सिन ने चिंतित होकर कहा। गुरुजी, क्या आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है? सबसे बड़े शिष्य ने भी चिंता व्यक्त की। हाँ गुरुजी, शायद आपको जांच के लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए। खांसी मेरे साथ क्या गलत हो सकता है? सभी की चिंता भरी निगाहों को देखकर अद्वितीय भाला अमर ने अपना हाथ तिरस्कारपूर्वक हिलाया। मैं अपने शरीर को सबसे बेहतर जानता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी निर्माण की गोली लेने के बाद मेरी सभी आंतरिक चोटें ठीक हो गई हैं। अभी मैं बस कुछ मामलों के बारे में सोच रहा था। चलो जारी रखें। अद्वितीय भाला अमर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई सुलेख पुस्तिका को सावधानीपूर्वक हटा दिया तथा उसे अपने शरीर के पास रख लिया और फिर जन्मदिन का उत्सव पुनः शुरू कर दिया। हालांकि पूरे कार्यक्रम के दौरान वह कुछ विचलित नजर आए। जन्मदिन की बधाई देने के लिए चाहे कोई भी आया हो, उन्होंने केवल शिष्टाचार के साथ जवाब दिया। उनकी मुस्कुराहट स्पष्ट रूप से दिखावटी थी। हर कोई बता सकता था कि पियरलेस पियर इमोर्टल के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन चूंकि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा इसलिए उनके पास जवाब मांगने का कोई रास्ता नहीं था और वे अपनी चिंताओं को अपने तक ही सीमित रख सकते थे। जन्मदिन की दावत समाप्त होने के बाद अद्वितीय भाला अमर जल्दी से अपने कमरे में वापस चला गया। वापस आते ही उन्होंने सबसे पहले अपने पास रखी सुलेख पुस्तिका निकाली और उसका गहन अध्ययन करने लगे। तभी उसकी चेतना एक बार फिर उस रहस्यमय अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई। उसने उस परिचित व्यक्ति को भाला चलाने की कला का अभ्यास करते देखा। ये भाला तकनीक का एक और सेट था जो समुद्र से निकलते हुए ड्रैगन की तरह राजसी था, जो गड़गड़ाहट और बिजली को बुला रहा था, हवा और बारिश को बुला रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सभी चीजें भाले की इस तकनीक के आगे झुकती हुई प्रतीत हुईं। पियरलेस पियर इमॉर्टल ने पूरी तरह मंत्रमुग्ध होकर देखा और सीखने से खुद को रोक नहीं सका। वह पूरी तरह से तल्लीन, केंद्रित और सीखने और निपुणता की खुशी से भरा हुआ था। यह अनुभूति ऐसी थी जैसे पहली बार उसने भाला चलाने की तकनीक देखी हो, जिसने उसे पूरी तरह से मोहित कर दिया। जब उसे होश आया तो भोर हो चुकी थी। मुर्गे की बांग से उसकी नींद खुल गई। पियरलेस पियर इमॉर्टल ने अपने हाथों में सुलेख स्क्रॉल को देखा और उत्साह से कहा, भाला तकनीक वास्तव में इतनी शक्तिशाली हो सकती है। मेरी खोज व्यर्थ नहीं गई है। भाला वास्तव में अजेय है। अपने शरीर में परिवर्तन महसूस करके वह बहुत खुश हुआ। उन्होंने पाया कि जिस क्षेत्र में वे इतने लंबे समय से फंसे हुए थे वहां अंततः हलचल के संकेत दिखने लगे थे। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। देखिए, उसे इस क्षेत्र में पहुंचे हुए 30 वर्ष हो गए थे। 30 वर्षों तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे वह बूढ़ा हो गया और निराशा की ओर बढ़ गया। अब जबकि उसने प्रगति कर ली थी और आशा देख ली थी, तो वह अति प्रसन्न कैसे न हो सकता था। उन्होंने अपने प्रयासों को दोगुना करने का निर्णय लिया और सुलेख स्क्रॉल में भाला बनाने की तकनीक सीखने के लिए गहन अध्ययन जारी रखा। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब दिन का उजाला हो गया था। इस बीच बाहरी दुनिया में उनके शिष्यों में कोहराम मच गया। एक युवा शिष्य ने चिंतित होकर कहा, गुरुजी आमतौर पर बहुत जल्दी उठ जाते हैं और हमेशा समय के पाबंद रहते हैं। सबसे ठंडी सर्दियों और सबसे गर्म गर्मियों में भी लगन से अभ्यास करते हैं। अब सूरज आसमान में ऊंचा है, वे अभी तक क्यों नहीं उठे हैं? किसी ने सुझाव दिया कि क्या ऐसा इसलिए हो सकता है कि मास्टर जी ने कल अपना जन्मदिन मनाया था और वे बहुत थके हुए थे, इसलिए उन्होंने आज थोड़ा और आराम करने का निर्णय लिया। किसी ने तुरंत जवाब दिया, यह असंभव है। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए थकान का ये स्तर क्या है? मास्टर अभी भी एक शीर्ष इन्नेट विशेषज्ञ है जो बिना थके 3 दिन और रात तक लड़ने में सक्षम है। दरअसल मुझे लगता है कि मास्टर कल रात से ही अस्वस्थ दिख रहे हैं, उनमें जोश की कमी है। स्वर्ग और पृथ्वी निर्माण की गोली लेने के बाद उनकी हालत ऐसी हो गई। क्या आपको लगता है कि उस गोली में कुछ गड़बड़ हो सकती है? किसी ने पूछा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना? चाय युक्सिन चिंतित हो गई। उसने वह गोली अपने गुरु को भेंट की थी और यदि इसकी वजह से कुछ गलत हो जाता तो उसे जीवन भर अपराध बोध होता। क्या हमें जाकर मास्टर जी से मिलना चाहिए? हाँ, चलो हम मिलकर ऐसा करते हैं। और इस प्रकार लोगों का ये समूह पियरलेस पियर इमोर्टल के दरवाजे पर एक साथ पहुंचा और फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। तुम्हें क्या चाहिए? अद्वितीय भाला अमर ने दरवाजा खोलते हुए झुंझलाहट से पूछा। कुछ ही क्षण पहले उसने भाला चलाने की एक नई तकनीक सीखी थी, लेकिन दस्तक के कारण उसका अभ्यास बाधित हो गया। मालिक, सबसे बड़े शिष्य ने सावधानी से पूछना शुरू किया, सुबह हो चुकी है और तुम इतने दिनों से उठे नहीं हो। हमें तुम्हारी चिंता थी, इसलिए हम यहाँ आ गए।
पियरलेस पियर इमॉर्टल ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। मैं ठीक हूँ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी वापस चले जाएं। इसके अलावा मैं अगले कुछ दिनों में किसी काम में व्यस्त रहूंगा। याद रखना कि जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो मुझे ढूंढने मत आना, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने शिष्यों को वहीं खड़े खड़े हैरान परेशान नज़रों से देखते रह गए। अगले 2 दिनों तक अद्वितीय भाला अमर अपने कमरे में ही बंद रहा तथा स्क्रॉल से भाला चलाने की तकनीक को समझने में डूबा रहा। उन्होंने बिना थके, नींद और भोजन त्याग कर रात भर अथक परिश्रम किया। वह लगभग भूतग्रस्त लग रहा था। हालांकि बाहर उनके शिष्यों की चिंता बढ़ती जा रही थी। 2 दिन हो गए हैं, मास्टर बाहर क्यों नहीं आए? ये बहुत अजीब है। मास्टर ने कहा था कि वह एकांतवास में जाने से पहले हमसे कुछ मामलों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब वह अपने कमरे में ही बंद हैं। क्या हो रहा है? बड़े भाई, तुम जाकर मास्टर जी को पुनः क्यों नहीं बुलाते? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बड़े भाई, कृपया। सबसे बड़े शिष्य ने जल्दी से हाथ हिलाया। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। गुरु ने पहले ही कहा था कि जो कोई भी उसे बुलाने जाएगा वह उसके पैर तोड़ देगा, और वह सच में ऐसा ही करता है। मेरे हाथ पैर यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई और जाए। बड़ी बहन, तुम जाओ। मास्टर जी हमेशा तुम पर सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बाकी लोगों ने अपना लक्ष्य बदल दिया। चाहे युक्सिन काम पर थी, लेकिन मुझे भी डर लग रहा है। तो फिर चलो ऐसा करते हैं, सबसे बड़े शिष्य ने खांसते हुए कहा। अच्छा, एक दिन और रुको। अगर तब तक गुरु बाहर नहीं आए तो हम सब साथ साथ चलेंगे। संख्या में ही सुरक्षा है, इसलिए सब ठीक रहेगा। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। सभी ने आह भरी। उसी क्षण अद्वितीय भाला अमर एक बार फिर स्क्रॉल पर अपने गहरे ध्यान से उभर आया। उसे किसी और ने नहीं जगाया था, बल्कि वह अकेला ही जागा था, क्योंकि अब वह भाला चलाने की उस तकनीक में निपुण हो गया था जिसका खुलासा पुस्तक में किया गया था। इसे सिर्फ भाला तकनीक नहीं कहा जा सकता, इसे एक कलात्मक अवधारणा के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए। पियरलेस पियर इमॉर्टल ने खुद से कहा। ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में पहुंचने वाले प्रत्येक अभ्यासी के पास अपनी स्वयं की अंतर्दृष्टि होती है, जो एक कलात्मक अवधारणा का निर्माण करती है जो स्वर्ग और पृथ्वी के साथ प्रतिध्वनित होती है, जिससे उन्हें दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने और अपनी शक्ति से कई गुना या यहाँ तक कि 10 गुना से भी अधिक शक्ति प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। इसी कारण से एक कहावत है, ग्रैंडमास्टर के नीचे सभी चींटियां हैं। ये कलात्मक संकल्पना ही वह चीज़ थी जिसकी उनमें कमी थी, लेकिन इस पुस्तक ने उसे ये दिखा दिया था। इसने उन्हें बताया कि किस प्रकार भाले का उपयोग करके अपनी अंतर्दृष्टि के क्षेत्र को प्राप्त किया जाए, जिससे एक कलात्मक अवधारणा का निर्माण हो सके। यह अफसोस की बात है कि इसमें केवल एक ही चरित्र है। ये कलात्मक अवधारणा को बहुत कम पकड़ सकता है। हालांकि अगर मैं उस वरिष्ठ व्यक्ति को ढूंढ सकूं जिसने ये पुस्तक लिखी है और उससे सीख सकूं, तो मुझे अपनी कलात्मक अवधारणा बनाने और फिर ग्रैंड मास्टर बनने का मौका मिल सकता है। तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 206 273.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL। इस घरेलू नुस्खे से मोटापा कम कर दें। जानिए सफ़ेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 234.2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 234.2। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 234.2। अद्वितीय भाला अमर उत्साहित हो गया, जोर से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। गुरुजी, आप आखिरकार बाहर आ ही गए। शिष्य बहुत खुश हुए। मेरे शिष्यों, मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया है। गुरु ठीक हैं, अद्वितीय भाला अमर ने कहा और अपने शिष्यों के बीच एक आकर्षक व्यक्ति को चुना और इशारा किया। युक्सिन, एक क्षण के लिए अंदर आओ, तुम्हारे स्वामी को तुमसे कुछ पूछना है। आहो। चाय। युक्सिन ने उलझन में चलते हुए जवाब दिया। बैठ जाओ, बात करने से पहले बैठो। गुरु आपका धन्यवाद। उनके बैठने के बाद भाला अमर ने ध्यान से स्क्रॉल खोला और उत्सुकता से पूछा, युक्सिन, इस पत्र पर किसकी लिखावट है? मास्टर, क्या मैंने आपको नहीं बताया? यह महामहिम की ओर से जन्मदिन का उपहार है। चाय। युक्सिन ने हैरान होकर जवाब दिया। मैं जानता हूँ, मेरा मतलब यह है कि यह पत्र किसने लिखा है। महामहिम ने इसे स्वयं लिखा है। चाय। युक्सिन ने तुरंत उत्तर दिया। ये वह कैसे हो सकता है? अपने स्वामी को धोखा मत दो। अद्वितीय भाला अमर को ये बात अपने हृदय में पूरी तरह अविश्वसनीय लगी। उनके मन में, ऐसा पत्र लिखने में सक्षम व्यक्ति निस्संदेह एक ग्रैंड मास्टर स्तर का वरिष्ठ होना चाहिए, और इसके अलावा एक ग्रैंड मास्टर वरिष्ठ जिसने भले के रास्ते से ज्ञान प्राप्त किया हो। ये संभवतः लिन बेइफान कैसे हो सकता है? लिन बेइफान 20 साल का एक युवक था। वह मार्शल आर्ट नहीं जानता था, तो वह कैसे इतनी सार्थक सुलेख कला तैयार कर सकता था? लेकिन गुरु जी, ये वास्तव में उन्हीं ने लिखा था।
मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। चाय युक्सिन ने समझाया, जब मैंने उनसे आपका जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी मांगी थी तो उन्होंने मेरे सामने आपके लिए जन्मदिन के उपहार के रूप में ये पत्र लिखा था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं एक भयानक मौत मरूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या ये सचमुच उसकी लिखावट है? बेजोड़ भाला अमर दंग रह गया। वह ग्रैंडमास्टर स्तर के वरिष्ठ खिलाड़ी की छवि को लिन बेइफान की युवा छवि के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मास्टर, क्या इस पत्र में कुछ गड़बड़ है? चाय युक्सिन ने सावधानी से पूछा। उसे एहसास हुआ कि उसके मास्टर ने पत्र प्राप्त करने के बाद से ही असामान्य व्यवहार किया है। विशेषकर अब उसे अपने संदेह पर और भी अधिक विश्वास हो गया था। वाकई यह एक बड़ी समस्या है। देखो, पियरलेस पियर इमॉर्टल ने पत्र सौंप दिया। चाय युक्सिन ने इसे बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाया कि समस्या क्या थी। लिखावट अच्छी होने के अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसे उल्लेखनीय लगा। गुरुजी, ऐसा लगता है कि कोई समस्या नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अभी तक आवश्यक दायरे तक नहीं पहुंचे हैं। पियरलेस पियर इमॉर्टल ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। एक बार जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं और अपने भीतर की समस्या को देख पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप स्वयं ग्रैंडमास्टर बनने से ज़्यादा दूर नहीं हैं। उसने पत्र वापस ले लिया, उसे अच्छी तरह मोड़ा और अपनी संदूक में रख लिया। एक क्षण सोचने के बाद उसने फिर पूछा, क्या सचमुच उसने ये लिखा है? मास्टर, उसने वास्तव में इसे लिखा था। मैं आपको धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? चाय युक्सिन ने शिकायत की। उसके स्वामी बार बार एक ही प्रश्न क्यों पूछते रहे? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपनी उम्र के कारण बहुत लंबी बातें करने लगा था? अद्वितीय भाला अमर ने एक क्षण सोचा और फिर पूछना जारी रखा, क्या उसने तुम्हें ये पत्र देने के अलावा कुछ और भी कहा था? उन्होंने कहा कि यह पत्र सोने के बराबर है और इसे देखकर आप इसे संजोकर रख लेंगी। चाय युक्सिन ने देखा कि उसके गुरु ने इस पत्र को कितना महत्व दिया। क्या ये वैसा ही नहीं था जैसा लिन बेइफान ने कहा था? यह अजीब बात थी कि इस पत्र में ऐसा कौन सा जादू था जिससे उसके स्वामी इतने मोहित हो गए। उस क्षण पियरलेस पियर इमॉर्टल्स की आंखें चमक उठीं। दूसरे पक्ष ने जो कहा उसका अर्थ था कि वह पत्र का मूल्य जानता था, और अगर वह ये पत्र लिख सकता था तो इसका मतलब था कि दूसरा पक्ष। क्या ये सच है कि वह सम्राट सचमुच मार्शल आर्ट नहीं जानता? वह नहीं करता। चाय युक्सिन ने अपना सिर हिलाया। फिर से सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि वह तुम्हारे बिना जाने गुप्त रूप से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा हो? पियरलेस पियर इमॉर्टल ने दबाव दिया। असंभव। चाय युक्सिन ने फिर अपना सिर हिलाया। वह हर दिन शराब और औरतों का लुत्फ उठाता है, विलासिता और आलस्य का जीवन जीता है, एक साधारण मूर्ख सम्राट से भी ज्यादा मूर्ख। उसके पास मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का समय ही नहीं है। क्या वह भाला चलाना जानता है? अद्वितीय भाला अमर ने अनिच्छा से पूछा। वह इतना आलसी है कि तलवार या चाकू को भी छूने की हिम्मत नहीं करता, भाला तो दूर की बात है। अद्वितीय भाला अमर ने अपना मुंह खोला लेकिन पाया कि उसके पास पूछने के लिए और कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने कहा कि दूसरे पक्ष में वास्तव में सिर से पैर तक कोई दोष नहीं था। वह बिल्कुल एक सम्राट की तरह दिख रहा था जिसने व्यक्तिगत रूप से लिखे गए पत्र को छोड़कर कभी भी किसी भी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था। कलात्मक अवधारणा के साथ पत्र लिखने में सक्षम होने का मतलब यह नहीं है कि दूसरा व्यक्ति मार्शल आर्ट विशेषज्ञ है। ऐसे भी लोग हैं जो चित्रकला और यहाँ तक कि खाना पकाने में भी निपुणता हासिल कर लेते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग सचमुच बहुत दुर्लभ हैं। तो क्या लिन बेइफान सचमुच एक साधारण व्यक्ति है? क्या इसका मतलब यह है कि उसकी इच्छा व्यर्थ है? मास्टर, क्या आप कुछ और पूछना चाहते हैं? चाय युक्सिन ने पूछा। अद्वितीय भाला अमर ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया। और कुछ नहीं, आप जा सकते हैं। हाँ गुरुजी। चाय युक्सिन वहां से चला गया। उसे अंदर से अथाह रहस्य का एहसास हो रहा था। अचानक महाराज को महाराज की इतनी चिंता क्यों होने लगी? दोनों के बीच स्पष्टतः कोई संबंध नहीं था। कितनी अजीब बात है। कुछ विचार के बाद पियरलेस पियर इमॉर्टल अभी भी इसे जाने नहीं दे सका और किसी को ग्रेटजिया और लिन बेइफान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा, जिसकी उसने फिर ध्यान से जांच की। इस जानकारी के बीच उन्हें एक महत्वपूर्ण बात पता चली। स्वॉर्ड एल्डर 2 साल से भी कम समय पहले ग्रेटजिया में शामिल हुए और ग्रैंड मास्टर बनने में सफल रहे। उन्होंने स्वॉर्ड एल्डर में अपना प्रतिबिंब देखा। स्वॉर्ड एल्डर की आयु 100 वर्ष से अधिक थी। वह वृद्ध था और उसकी प्रतिभा सीमित थी। मूलतः उसके पास ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक उनकी तरह जो अब 90 वर्ष की उम्र में हैं और जिन पर छिपी हुई चोटें हैं। कोई कह सकता है कि वे वृद्ध और कमजोर थे। जहां तक प्रतिभा की बात है तो वह भी सीमित थी, अन्यथा वह 30 साल से अधिक समय तक अटका नहीं रहता। वह लगभग निराशा में था। तलवार एल्डर की तो बात ही छोड़िए। लेकिन ग्रेटजिया में शामिल होने के बाद क्या वह वास्तव में ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गया? वह असाधारण था। उसने तुरंत चाय युक्सिन को बुलाया और उत्सुकता से पूछा, ऐसा कहा जाता है कि स्वॉर्ड एल्डर ने ग्रेटजिया में शामिल होने के बाद ग्रैंड मास्टर तक पहुंच बनाई। उसने ये कैसे किया? क्या तुम मुझे बता सकते हो? चाय युक्सिन ने अपना सिर हिलाया। गुरुजी, मुझे इस बारे में नहीं पता। ऐसा लगता है कि उसने बस अभ्यास किया और किसी तरह सफलता हासिल कर ली। वह महान जिया में क्यों शामिल हुआ?
अद्वितीय भाला अमर ने फिर पूछा। ओह, उसने महामहिम को अपना गुरु मान लिया, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह महान जिया में शामिल हो गया। उसने लिन बेइफान को अपना गुरु क्यों बनाया? पीयरलेस स्पीयर इमॉर्टल्स की आंखें चमक उठीं और आखिरकार मुख्य बिंदु मिल गया। उन्होंने तुरंत एक प्रश्न पूछा, उन्होंने लिन बेइफान को अपना गुरु क्यों बनाया? चाई युक्सिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तलवार एल्डर मूल रूप से महामहिम को अपने शिष्य के रूप में लेने आए थे, लेकिन दाव के बारे में चर्चा के बाद तलवार एल्डर ने पाया कि महामहिम तलवार को और भी बेहतर समझते हैं, इसलिए उन्होंने ईमानदारी और सम्मानपूर्वक उन्हें अपना गुरु मान लिया और तलवार चलाने का तरीका सीखने के लिए उनका अनुसरण किया। तलवार एल्डर वास्तव में सराहनीय है। तलवार के रास्ते की खोज में वह खुद को विनम्र करने और मार्गदर्शन के लिए एक छोटे बच्चे से पूछने के लिए तैयार था। शायद ये वास्तव में दाव की तलाश करने का यही दिल था जिसने उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। पीयरलेस स्पीयर इमॉर्टल्स की आंखें और भी चमक उठीं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका हृदय दाव की खोज में है। उनकी तरह दशकों से अथक परिश्रम करते हुए भाले के रास्ते पर चल रहा हूं। लेकिन कितने लोगों ने आत्मज्ञान प्राप्त किया है? वह अंतिम चरण एक खाई की तरह है जो अनगिनत लोगों को रोक देता है। इसलिए केवल दाव की खोज करने वाला हृदय होना ही पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति के पास सही अवसर भी होना चाहिए। लिन बाइवैन तलवार बड़ों अवसर था। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा अवसर भी उसके पास हो? तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 207 273.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मितलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL। इस पौधे की विधि से वीट दाग की समस्या का खात्मा। जानिए सफेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 235.1। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 235.1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 235.1। आगे विचार करने पर पीयरलेस स्पीयर इमॉर्टल को कुछ एहसास हुआ। स्वॉर्ड एल्डर जैसा कोई व्यक्ति जिसका कोई परिवार नहीं था और जिसका एक पैर कब्र में था, निश्चित रूप से ग्रेट जिया में शामिल नहीं होगा और सर्वोच्च शक्ति या धन के लिए लिन बेइफान का शिष्य नहीं बनेगा। इसके अलावा उनकी उम्र पहले से ही 100 वर्ष से अधिक थी। क्या वह सचमुच एक 20 वर्ष की उम्र के व्यक्ति को अपना गुरु बनाकर अपनी प्रतिष्ठा खोने को तैयार होगा? यह ऐसा काम है जो किसी के लिए भी करना असंभव होगा। कम से कम वह ज़ुओवुडी ऐसा नहीं कर सका। इसका मतलब था कि लिन बेइफान के पास कुछ ऐसा था जिसकी तलवार एल्डर को जरूरत थी। वह क्या है जो केवल शिष्य बनकर ही प्राप्त किया जा सकता है? बेशक यह मार्शल आर्ट था, या यूं कहें कि मार्शल पथ था। केवल उनका शिष्य बनकर ही कोई वैध रूप से उनके साथ रह सकता था और मार्शल पथ सीख सकता था। पीयरलेस स्पीयर इमॉर्टल्स के विचार स्पष्ट और स्पष्ट होते गए। जैसा कि चाई युक्सिन ने कहा था, तलवार एल्डर लिन बेइफान से तलवारबाजी सीखना चाहते थे। यही वजह है कि उन्होंने उन्हें अपना गुरु बना लिया। अब उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। क्या ऐसा भी हो सकता है कि वह? पीयरलेस स्पीयर इमॉर्टल्स का दिल उत्साह से धड़कने लगा। मूलतः उन्होंने तब तक एकांतवास में रहने की योजना बनाई थी जब तक कि उन्हें कोई सफलता नहीं मिल जाती, और तब तक बाहर नहीं निकलने की योजना थी। लेकिन अगर वह खुद के प्रति ईमानदार हो तो उसे ज़्यादा आत्मविश्वास नहीं था। इसीलिए उन्होंने इस भव्य समारोह का लाभ उठाते हुए अपने शिष्यों को वापस बुलाया ताकि वे अंतिम बार सभी को देख सकें और अपने जाने के बाद की व्यवस्था कर सकें। लेकिन अब वह आशाहीन नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युक्सिन, क्या तुम्हारा सम्राट सच में मार्शल आर्ट में कुशल नहीं है? क्या वह सचमुच भाले को नहीं समझता? मास्टर, मैंने आपको कितनी बार बताया है, महामहिम वास्तव में मार्शल आर्ट नहीं जानते हैं और वे भाला तकनीक नहीं समझते हैं। चाई युक्सिन ने कुछ नाराजगी जताते हुए कहा। उसके गुरु ने उससे ये प्रश्न इतनी बार पूछा था कि यह उसे थका देने वाला हो गया था। अगर वह मार्शल आर्ट नहीं जानता तो उसने तलवार एल्डर को कैसे सिखाया? पीयरलेस स्पीयर इमॉर्टल ने फिर पूछा। ये सब मौखिक निर्देश था। तलवार एल्डर ने जो भी पूछा उसने उत्तर दिया और फिर तलवार एल्डर ने उसे सीख लिया। चाई युक्सिन ने उत्तर दिया। क्या तुमने कभी लिन बेइफान से सीखा है? पीयरलेस स्पीयर इमॉर्टल ने आगे पूछा। मैंने पूछा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। दिव्य कौशल का अभ्यास करने और सच्ची क्यूई की खेती करने में समय बिताना बेहतर है। ये देखकर कि उसे और अधिक जानकारी नहीं मिल सकती, पीयरलेस स्पीयर इमॉर्टल ने निराशा में अपना हाथ हिलाया। अब तुम जा सकते हो। अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। ठीक है गुरुजी। चाई युक्सिन चला गया। दरवाजा बंद होने के बाद पीयरलेस स्पीयर इमॉर्टल ने पत्र निकाला और उसका अध्ययन जारी रखा। उसने खुद से कहा, यह असंभव है कि वह भाले को नहीं समझता। अगले दिन पीयरलेस स्पीयर इमॉर्टल अपने कमरे से बाहर निकले और अपने सभी शिष्यों को एक साथ बुलाया। सभी शिष्यों के चेहरे पर उदासी थी क्योंकि उनके गुरु का ये कृत्य एकांतवास में जाने से पहले अंतिम व्यवस्था करने जैसा था, क्योंकि उन्हें यह अनिश्चितता थी कि वे फिर कभी मिलेंगे भी या नहीं।
पियरलेस पियर इमॉर्टल ने संतुष्ट भाव से कहा, मेरे शिष्यों, मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी मेरे 90वें जन्मदिन पर वापस आ सके। ये देखकर कि आप सभी ने अपनी पढ़ाई में कुछ हासिल किया है, मुझे और भी खुशी हुई है। मुझे याद है जब तुम पहली बार मेरे शिष्य बने थे, तुम में से हर कोई बस एक बच्चा था, भाला पकड़ना भी नहीं जानता था। यह मैं ही था जिसने तुम्हें बार बार सिखाया, जिससे तुम भाला चलाने की तकनीक सीख सके। लेकिन समय तीर की तरह उड़ता है और आप सभी पलक झपकते ही बड़े हो गए हैं। आप में से कई लोगों ने परिवार शुरू कर दिया है और सफलता हासिल की है। भविष्य में कौन जानता है कि हमारे पास एक साथ मिलने का एक और दिन होगा या नहीं। सबके चेहरे और भी भारी हो गए। अपने गुरु के साथ बिताए वर्षों की यादें मेरे मन में वापस आ गईं, जिसमें कठिनाई और खुशी और दुख के पल थे। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मेरी आंखों में आंसू भर आए। कुछ लोगों के आंसू बूंद बूंद गिर रहे थे और वे बड़बड़ा रहे थे, मास्टर, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ऐसा कोई उत्सव नहीं जो खत्म न हो। पियरलेस पियर इमॉर्टल ने दृढ़ता से कहा, आज के बाद आप सभी को संप्रदाय छोड़ देना चाहिए। वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं, आपका गुरु, भी जाने की तैयारी कर रहा हूँ। हम पृथ्वी के छोर पर फिर से मिलेंगे या नहीं, ये भाग्य पर छोड़ दिया जाएगा। अंततः कोई और अधिक न रोक सका और पियरलेस पियर इमॉर्टल के पैरों को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। मास्टर, कृपया मत जाइए, हम आपको खोना सहन नहीं कर सकते। हम जीवन भर आपका सम्मान करना चाहते थे, आपके बिना हम क्या करेंगे। पियरलेस पियर इमॉर्टल की अभिव्यक्ति दृढ़ थी, नहीं, मुझे जाना ही होगा। मुझे आखिरकार सफलता की उम्मीद की एक किरण दिखी है, अब मैं कैसे हार मान सकता हूँ। शिष्य धड़ाम से घुटनों के बल झुककर रोने और विनती करने लगे, मास्टर जी, कृपया मत जाइए, हम वास्तव में आपसे अलग नहीं होना चाहते। हमसे वादा करो, कृपया मत जाओ। पियरलेस पियर इमॉर्टल ने उन्हें तिरस्कार से देखा और जोर से चिल्लाया, तुम सब पियरलेस पियर इमॉर्टल के शिष्य हो, तुम्हें मजबूत और ईमानदार आदमी होना चाहिए। ये रोना धोना किस बात का है, तुरंत खड़े हो जाओ। गुरुजी, जब तक आप वादा करते हैं कि आप यहाँ से नहीं जाएंगे, हम खड़े रहेंगे। सबसे बड़े शिष्य ने आवाज़ लगाई और बाकी शिष्यों ने सहमति में सिर हिलाया। पियरलेस पियर इमॉर्टल क्रोधित हो गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या अब तुम्हारे पंख हो गए हैं? क्या तुम अपने गुरु की बात नहीं सुन रहे हो? क्या तुम मुझ पर दबाव डालने की कोशिश भी कर रहे हो? मैं सफलता पाने जा रहा हूँ, मरने नहीं। क्या इतना उत्तेजित होने की कोई ज़रूरत है? गुरुजी, यह मरने से किस प्रकार भिन्न है? सबसे बड़े शिष्य ने आंसू भरे स्वर में कहा, तुम जीवन या मृत्यु के एकांतवास में जाने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए सफलता की संभावना न के बराबर है। ये व्यवहारिक रूप से असंभव है, और अगर तुम असफल हो गए तो फिर। बाकी लोग और भी जोर से रोने लगे, उनकी चीखें हताशा से भरी हुई थीं। मास्टर, कृपया मत मरो, हम आपसे विनती करते हैं, हमें मत छोड़िए। हम जीवन और मृत्यु से अलग नहीं होना चाहते। पियरलेस पियर इमॉर्टल पहले तो अचंभित हुआ, फिर क्रोधित हो गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम सब मुझे मरने के लिए शाप दे रहे हो? तुम बहुत ही असभ्य हो। तुम्हें यह विचार कहाँ से आया कि मैं मरने जा रहा हूँ? मैं ग्रेटजिया जा रहा हूँ। भले ही तुम सब मर जाओ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं मर जाऊंगा। गुरु, आप ग्रेटजिया जा रहे हैं? अब शिष्यों की बारी थी अचंभित होने की। किसी ने खाली स्वर में पूछा, गुरुजी, आप ग्रेटजिया में क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि ग्रेटजिया में मेरे लिए सफलता का अवसर है, मैं खुद जाकर इसे देखना चाहता हूँ। पियरलेस पियर इमॉर्टल ने समझाया। गुरुजी, क्या आपने नहीं कहा था कि आप जीवन मरण के एकांतवास में जा रहे हैं? किसी और ने पूछा। पहले तो मेरे पास ऐसे रिट्रीट में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब स्थिति अलग है। पियरलेस पियर इमॉर्टल्स का चेहरा गर्व से चमक उठा। अब जब एक नया विकल्प है तो स्वाभाविक रूप से मुझे इसे जब्त करना होगा। मुझे पहले से ही पता है कि यह यात्रा बहुत फलदायी होगी। शिष्यों ने अपना मुंह खोला, उन्हें कुछ बोलने में कठिनाई हो रही थी। पता चला कि वे इस समय एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, जैसे मुर्गियां बत्तखों से बात करती हैं, और एक दूसरे को पूरी तरह से गलत समझ रहे थे। ये कैसी भावनाओं की बर्बादी है। लेकिन फिर सभी लोग खुश होने लगे। ये सबसे अच्छा है कि मास्टर को बंद कमरे में मौत के मुंह में न जाना पड़े, जिसका मतलब है कि मास्टर की मृत्यु उनके दोबारा मिलने से पहले नहीं होगी। भविष्य में मिलने के कई और अवसर मिलेंगे। युक्सिन, अगर और कुछ नहीं है तो तुम्हें सामान पैक करना शुरू कर देना चाहिए। तुम्हारा मालिक तुम्हारे साथ जाएगा। ठीक है मास्टर। युक्सिन का चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठा। दोपहर तक पियरलेस पियर इमॉर्टल रवाना होने के लिए इंतजार नहीं कर सका। उनके साथ 9वें राजकुमार ली त्यांग्योंग और कुछ कनिष्ठ शिष्य भी थे जो उनकी देखभाल करते थे। बाकी सभी लोग भी खुशी खुशी चले गए। तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 208 273.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन।
उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 235.2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 235.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 235.2। 4 दिनों के बाद वे अंततः ग्रेटजिया राजधानी शहर में पहुंचे। चायुक्सिन एक अच्छी मेजबान की भूमिका निभाना चाहती थी और अपने गुरु के स्वागत और उन्हें तरोताजा करने के लिए एक भोज का आयोजन करना चाहती थी। हालांकि पियरलेस स्पीयर इमोर्टल को ऐसे मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय वह इच्छा से भरे शाही महल को उत्सुकता से देखता रहा और कहा, युक्सिन, क्या हम लिन बेइफान को देखने के लिए अब महल में प्रवेश कर सकते हैं? अब चायुक्सिन हैरान रह गई। यहाँ आते समय उसके गुरु लिन बेइफान के मामलों के बारे में विस्तार से पूछताछ कर रहे थे तथा अपने शिष्य से भी अधिक चिंता दिखा रहे थे। अब जब वे राजधानी शहर में पहुंच गए थे तो वह तुरंत महल में प्रवेश करने के लिए उत्सुक था। क्या अब ये संभव नहीं है? मैं समझ गया, बेजोड़ भाला अमर ने उदास होकर कहा। वह राजा है, अनगिनत कामों में व्यस्त है। मुझे लगता है कि वह बहुत व्यस्त होगा। क्या आप मेरे लिए समय तय कर सकते हैं? चायुक्सिन ने हंसते हुए कहा, मास्टर, वह बिल्कुल भी व्यस्त नहीं है। आप जब चाहें उसे देख सकते हैं। फिर चायुक्सिन ने पियरलेस स्पीयर इमोर्टल को सुचारू रूप से शाही महल में ले जाया। शाही उद्यान में स्पीयर इमोर्टल ने अंततः उस व्यक्ति को देखा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। उस समय लिन बेइफान एक काले कपड़े पहने बुजुर्ग के साथ शतरंज खेलते हुए ड्रिंक का आनंद ले रहे थे और काफी संतुष्ट दिख रहे थे। चायुक्सिन ने फुसफुसाते हुए कहा, गुरुजी, शाही पोशाक में जो व्यक्ति है वह महामहिम है। जहां तक काले कपड़े पहने उस बुजुर्ग की बात है जो उनके साथ शतरंज खेल रहा है, वह हमारे देश का ग्रैंडमास्टर तलवार बुजुर्ग है। पियरलेस स्पीयर इमोर्टल ने थोड़ा सिर हिलाया और लिन बेइफान की सावधानीपूर्वक जांच की, यह महसूस करते हुए कि वह उस प्रतिष्ठित व्यक्ति की छवि से मेल नहीं खाता था जो उसके दिमाग में था। इसके बजाय उसके बगल में बैठा तलवारबाज बुजुर्ग एक वरिष्ठ विशेषज्ञ की तरह लग रहा था। तभी लिन बेइफान ने एक शतरंज का मोहरा रखा और हंसते हुए कहा, शिष्य, तुम फिर हार गए। तलवारबाज ने एक पल के लिए देखा और फिर कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, वास्तव में मैं हार गया हूं। मास्टर्स शतरंज कौशल श्रेष्ठ हैं, मैं प्रभावित हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन बेइफान ने कहा, शतरंज खेलना तलवार चलाने जैसा है। हर चाल आपके दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए, सिर्फ एक कदम नहीं बल्कि 30, यहाँ तक कि 300 कदम आगे की सोच होनी चाहिए। जब आप शतरंज की बिसात पर हर संभावना का पूर्वानुमान लगा सकते हैं तो आपका शतरंज कौशल स्वाभाविक रूप से अपने चरम पर पहुंच जाएगा और आपकी यजीन तकनीक भी। क्या बात है, शतरंज खेलना तलवार चलाने जैसा है, पियरलेस स्पीयर इमोर्टल ने जोर से कहा। लिन बेइफान और स्वॉर्डेल्डर ने अपना सिर घुमाया, और यह है। महाराज, मुझे उनका परिचय देने की अनुमति दीजिए। चायुक्सिन ने सम्मानपूर्वक कहा, ये बुजुर्ग मेरे गुरु जुओ वुडी हैं, जिनके पास एक जन्मजात शिखर की ताकत है। अपने भाला कौशल के लिए जाने जाते हैं, उन्हें बाहर पियरलेस स्पीयर इमोर्टल भी कहा जाता है। सीनियर जुओ, आपको न पहचान पाने के लिए क्षमा करें। लिन बेइफान ने झुककर अभिवादन किया। तलवार के बड़े ने मुस्कुराते हुए तारीफ की, मैंने लंबे समय से भाई जुओ के भाले के कौशल के बारे में सुना है। वे गरज और बिजली की तरह भयंकर हैं, आश्चर्यजनक मारक क्षमता के साथ, वास्तव में दुनिया में नंबर 1 भाला है। अद्वितीय भाला अमर ने झुककर ऊंची आवाज में कहा, मैं आपके महामहिम और वरिष्ठ तलवार सरदार को अपना सम्मान अर्पित करता हूं। आप यहाँ क्यों आए हैं, सीनियर? लिन बेइफान ने पूछा। मुख्यतः अपना आभार व्यक्त करने के लिए। अद्वितीय भाला अमर ने अपनी छाती से एक पत्र निकाला, उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। महामहिम, आपने मुझे जो पत्र भेजा था उसमें गहन और अथाह भाला तकनीकें निहित थीं, जिनसे मुझे बहुत लाभ हुआ है। तो यही मामला है। लिन बेइफान मुस्कुराया। महाराज, यदि मैं इतना साहस करके पूछूं तो क्या आप भाले को समझते हैं? अद्वितीय भाला अमर ने आगे पूछा। लिन बेइफान ने अपना सिर हिलाया, मुझे समझ नहीं आया। महाराज, क्या आप मार्शल आर्ट जानते हैं? पियरलेस स्पीयर इमोर्टल ने फिर पूछा, हार मानने को तैयार नहीं। लिन बेइफान ने फिर अपना सिर हिलाया, नहीं, मुझे नहीं पता। पियरलेस स्पीयर इमोर्टल को आश्चर्य हुआ, फिर आपने इस चरित्र को लिखने का प्रबंधन कैसे किया जिसमें भाला तकनीक का सार शामिल है? लिन बेइफान ने उससे सुलेख का टुकड़ा लिया और उसे अपने पास बैठे तलवारधारी बुजुर्ग को देते हुए कहा, शिष्य, इसे देखो। तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है? तलवार एल्डर ने इसे ले लिया और तुरंत तल्लीन हो गया। लगभग आधा कप चाय पीने के बाद उसे होश आया और उसने कहा, गुरुजी, मैंने तलवार चलाने की बहुत ही गहरी और अथाह तकनीकें देखीं। दुर्भाग्य से मेरी क्षमताएं सीमित हैं और मैं उन्हें तुरंत नहीं सीख पाया। मुझे शर्म आ रही है। पियरलेस स्पीयर इमोर्टल आश्चर्यचकित था। ये तलवार की तकनीक है। ये स्पष्ट रूप से एक भाला तकनीक है, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वह एक तलवार की तकनीक है। तलवार एल्डर ने कहा। ये कुछ गड़बड़ थी। पियरलेस स्पीयर इमोर्टल ने लिन बेइफान की ओर देखा और स्वॉर्ड एल्डर ने भी जवाब की तलाश में ऐसा ही किया। चाय की चुस्की लेने के बाद लिन बेइफान ने कहा, आप दोनों सही कह रहे हैं।
जो लोग भाले का अध्ययन करते हैं उन्हें इस किरदार में भाले की तकनीकें दिखाई देंगी। जो लोग तलवार का अध्ययन करते हैं वे इससे तलवार की तकनीक सीखेंगे। मास्टर महाराज, ऐसा क्यों है? दोनों ने एक स्वर में पूछा। क्योंकि महान दाव में सभी रास्ते एक ही गंतव्य तक ले जाते हैं। लिन बेइफान ने घोषणा की, चाहे आप भला या तलवार की तकनीक का अध्ययन करें, वे सभी अंत में एक सच्चे मार्शल पथ पर लौटते हैं। और मार्शल पथ अंततः स्वर्ग के रास्ते पर लौटता है। सब कुछ जब अपने चरम पर विकसित होता है तो सीधे दाव की उत्पत्ति की ओर इशारा करता है। भाला दाव है, तलवार दाव है, यहाँ तक कि यह चरित्र भी दाव है। दाव आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आप इस चरित्र में अलग अलग चीजें देखते हैं। अब मैं समझ गया, हमें सिखाने के लिए धन्यवाद मास्टर महामहिम, दोनों ने एक स्वर में कहा। उस पल पियरलेस स्पीयर इमोर्टल ने लिन बेइफान को जिस तरह से देखा वह बदल गया। कुछ सरल शब्दों से ही उन्हें एक पूर्ण और अचानक नई समझ प्राप्त हो गई। हालांकि दूसरे पक्ष ने मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था, वह वास्तव में मार्शल पथ का मास्टर था। वह सही जगह पर आया था। पियरलेस स्पीयर इमोर्टल ने तुरंत विनम्रतापूर्वक मार्गदर्शन के लिए पूछा, महाराज, मैंने 80 सर्दियों तक भले का अभ्यास किया है और अपनी भाला तकनीक को सीमा तक विकसित किया है, फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ सकता। उस चरित्र को देखने के बाद ही मुझे आगे के रास्ते की एक झलक दिखाई दी, इसलिए मैं विशेष रूप से यहाँ आया हूँ। कृपया मुझे सिखाने में संकोच न करें, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। इस मामले को कम समय में समझाया नहीं जा सकता, क्यों न हम शतरंज का खेल खेलें? लिन बेइफान ने सुझाव दिया। शतरंज? अच्छा। स्वोर्ड एल्डर ने जगह बनाई। पियरलेस स्पीयर इमोर्टल बैठ गया और फिर वह लिन बेइफान के साथ शतरंज खेलने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शुरुआत में दोनों ने तेजी से अपनी चालें चलीं। हालांकि जैसे जैसे शतरंज की बिसात पर अधिक से अधिक मोहरे आते गए, पियरलेस स्पीयर इमोर्टल्स की गति धीमी होती गई। अंततः उसके माथे पर पसीना आ गया। अनजाने में ही वह एक अनंत काले और सफ़ेद अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। वह काले कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में काला भाला था। दूसरी ओर लिन बेइफान सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में सफ़ेद भाला था। दोनों में लड़ाई होने लगी। पियरलेस स्पीयर इमोर्टल ने अपनी सारी कुशलता का प्रयोग किया, लेकिन हर बार वह अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा 3 चालों में ही जमीन पर गिरा दिया गया। उनकी साधना लगभग एक जैसी थी, लेकिन बार बार वह कभी नहीं जीत पाता था, जिससे वह पूरी तरह से निराश महसूस करता था। जब उनकी कुशलताएं तुलनीय थीं, तो उनका भाला उनके विरोधियों से कमतर क्यों था? क्या भाला तकनीक सीखने में बिताए गए सारे वर्ष व्यर्थ गए? हालांकि वह निराशा में नहीं डूबा। इसके बजाय उसने अपनी स्थिति पर विचार करना और उसका विश्लेषण करना शुरू कर दिया। अंततः उन्होंने महसूस किया कि यद्यपि उनके साधना स्तर समान थे, उनके प्रतिद्वंद्वी की भाला तकनीक सहज और दोषरहित थी, जो कि परिवेश के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में थी तथा पौराणिक दाव के अनुरूप थी। उनकी अपनी भाला चलाने की तकनीक, जिसका उन्होंने दशकों तक गर्व के साथ अभ्यास किया था, भी एकदम सही लगती थी, लेकिन फिर भी उनमें सूक्ष्म अंतर थे। एक हाव के एक अंश से चूकने पर 1000 ली की त्रुटि हो सकती है। एक हाव इक्वल्स 3.33 सेमी। इस प्रकार एक तो पूर्ण था और दूसरे में खामियां थीं, स्वाभाविक रूप से वह जीत नहीं सकता था। इसलिए अगर मैं अपनी भाला तकनीक की खामियों को ठीक कर सकूं, इसे प्रकृति के करीब ला सकूं, दाव के करीब ला सकूं, तो मेरी भाला तकनीक पूरी हो जाएगी और मैं ग्रैंड मास्टर के दायरे में पहुंच जाऊंगा। इस समय अद्वितीय भाला अमर को आगे का रास्ता स्पष्ट रूप से पता था। तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्ट्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 209-273.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL 15 मिनट पहले से ये करें और आपका प्रदर्शन 4 गुना बढ़ जाएगा। जानिए सफ़ेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें।